बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और जनाब, खिलाड़ी बिक गए खिलाड़ी बिक गए हैं। इस बार पीएसएल में ऑक्शन हुआ है, बोली लगी है और हम आपको बताते हैं। ज़ाहिर है एक हाइप बनी हुई थी। मेरे ख्याल में कल जो एक मैराथन में से ट्रांसमिशन कहूँ क्या कहूँ, बिकॉज ज़ाहिर है अब माशाल्लाह इतनी सारी टीमें हैं। पीएसएल की 11th एडिशन है। एक नया सिस्टम आया, इससे पहले ड्राफ्टिंग होती थी, अब जनाब खिलाड़ियों की बोली लगी। मतलब मैं कल जब वो मनाजिर देख रहा था, ऑक्शन की तकरीब देख रहा था, 8 टीमें बैठी हुई हैं, ऐसे प्रोफेशनली ऑक्शन हो रहा है, एक हेल्थी कंपटीशन चल रहा है। मैं सोच रहा था हमारे दुश्मनों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, सफ़े मातम बिछा होगा हमारे पड़ोस में भारत में, ये देख के कि करोड़ों के खिलाड़ी बिक रहे हैं। और मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू कराची किंग्स, जो कमाल बिडिंग कराची किंग्स ने की। डेविड वार्नर हमारे पास है कराची किंग्स में, हमारे पास आजम खान है कराची किंग्स में, सलमान अली आगा हमारे पास कराची किंग्स में है। मज़ा आ गया कल की ऑक्शन देख के जनाब। यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ी और करोड़ों रुपए में ये गए हैं। अच्छा, इसका ऑक्शन मुकम्मल हुआ और तमाम 8 टीमों ने अपने अपने फिर स्क्वाड बना लिए। सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी की बोली लगी है इस ऑक्शन में वो है नसीम शाह। नसीम शाह जनाब महंगे तरीन खिलाड़ी करार पाए। रावलपिंडी ने उन्हें 8 करोड़ 65 लाख में ख़रीदा है और डेरिल मिचेल को बात करें तो उन्हें 8 करोड़ 5 लाख रुपए मिले और इस तरीके से फिर वो रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गया। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए, मार्क चैपमैन 7 करोड़ रुपए की बोली लगी और वो इस्लामाबाद में शामिल हुए। अंडर 19 टीम के हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, हमारे हीरो समीर मिन्हास को जनाब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में ख़रीदा गया। इसी तरह लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान पर 7 करोड़ 95 लाख और हारिस रऊफ पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए लगाए। कोयटा ने ख्वाजा नाफे को 6 करोड़ 50 लाख रुपए में अपने साथ रखा। पेशावर ज़ल्मी ने हार्ड हिटर माइकल ब्रेसवेल को 4 करोड़ 20 लाख और जेम्स विंस को 3 करोड़ में ख़रीदा गया। अच्छा, हैदराबाद ने रायली मैरी डेथ को 4 करोड़ 20 लाख और इरफान नियाजी को 2 करोड़ 90 लाख में अपना हिस्सा बनाया। सियालकोट स्टैलियंस ने साहिबुल्लाह फरहान के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए की बोली लगाई। और इसी तरह ही हमने देखा कि फिर जो एश्टन के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। ऑक्शन ना इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प थी क्योंकि इसमें ना 45 करोड़ का पर्स था। ऐसा नहीं था कि जिसका जितना दिल कर रहा है वो खरीदी जा रहा है। तो मज़ा ये देखने में आ रहा था कि कौन सी टीम किस खिलाड़ी पे कितने पैसे खर्च करने जा रही है, किस खिलाड़ी पे रिस्क ले रही है। अब नसीम शाह अगर फ़र्ज़ करें 8 करोड़ में उनकी बोली लगी है तो पीछे 8 करोड़ माइनस 45 में से माइनस कर दिए, तो हम ये सोचते हैं कि बाकी पैसे किस खिलाड़ी पे लगेंगे। अगर कोई और अच्छा खिलाड़ी आ गया उसके लिए पैसे बचे ना बचे टीम पे, तो बड़े दिलचस्प मनाजिर थे। और उस वक्त तो हमें ये पता ही नहीं था ना कि सबसे महंगी बोली किसकी लगेगी, तो ये तो बाद में फाइनल हुआ ना। इसी तरह कराची किंग्स ने पीएसएल ऑक्शन में तहलका मचा दिया जनाब। बड़े बड़े नामों को शामिल करके बेहतरीन स्क्वाड तैयार कर ली है। कराची किंग्स के फैंस हो जाएं तैयार। ऑक्शन लिस्ट में शामिल सबसे बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलवी स्टार को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया। मतलब जो हाईएस्ट बिड थी नसीम शाह की वो 8 करोड़ थी, 10 लाख कम में हमने डेविड वार्नर को खरीदा। ये तो बता रहा हूँ कि ये आउटस्टैंडिंग बात है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आजकल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। उन्हें 5 करोड़ 85 लाख रुपए में किंग्स का हिस्सा वो बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मायनाज लेग स्पिनर है एडम जेम्पा और इनकी भी क्या ही बात है, ये 4.5 करोड़ रुपए में खरीद लिए गए हैं। जारहाना बैटिंग के लिए मशहूर हैं आजम खान 3.25 करोड़ रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गया। तो कराची ने 18 रुकनी स्क्वाड में मीर हमजा, जॉनसन चार्ल्स, मोहम्मद वसीम, शाहिद अजीज हमजा, सुहेल, रिजवानुल्लाह, आकिब इलियास और खुजैमा बिन तनवीर और एहसानुल्लाह को भी शामिल किया है। जबकि डायरेक्ट साइनिंग में मोइन अली को मुंतखब किया गया था और हसन अली, अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था कराची किंग्स की जानिब से। तो जनाब ये तो बस आगाज है। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीजन आएंगे तो फिर आप देखिएगा बोली जो है वो कहाँ तक जाएंगी। अच्छा, वर्ल्ड कप T20 भी हो रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो साइम वर्ल्ड कप T20 है ना, इसमें अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हो सकती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बट 1% पॉसिबिलिटी चीजें हो रही हैं। सोचें आप, नीदरलैंड से बड़ी मुश्किल से हम जीते, उसके बाद यूएसए की टीम ने पूरी जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है उसको उड़ाकर रख दिया और जिस तरीके से सारी टीमें इन छोटी छोटी टीमों से जीत रही वो अलग बात है। लेकिन
अफगानिस्तान, जिसको कुछ लोग ये कहते हैं जनाब कि वो एशिया की सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम है। T20 वर्ल्ड कप में हुआ क्या, तो जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ, तो सबके ऐसा मैच हुआ कि दिलों की धड़कनें एक तरीके से रोक देने वाला मैच था। पहले 20 ओवर्स हुए, ज़ाहिर T20 मैच है, खेल हो गया टाई। उसके बाद फिर पहला सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हो गया। फिर मैच का फैसला अब दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ और फिर प्रोटियाज ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सुकून का सांस लिया। अच्छा, दिलों की धड़कनें तेज क्या थी, दिल मुंह में थे। और हम लोग जब यहाँ बैठ के देख रहे थे मैच, तो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो नहीं खेल रहा था, लेकिन वो मैच इतना सनसनीखेज था, इतने दिलचस्प मनाजिर थे कि मतलब सोचें, मैच टाई हो गया 187 के ऊपर। उसके बाद पहला सुपर ओवर हुआ 14 रन पे, वो भी हो गया टाई। उसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ, वो 24 रन के ऊपर, वो भी मतलब के, और जो स्टब्स ने आखिरी में जो छक्के मारे हैं, और उसके बाद फिर जो जिस तरह से मिलर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है सुपर ओवर्स के अंदर, तो मतलब सुपर ओवर के बाद भी सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर्स। स्टेडियम को फुल पैक्ड होना चाहिए था। थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जनूबी अफ्रीका ने पहले खेला और 187 रन बनाए। हदफ की ताक़ुब पे फिर अफगान बैटर्स मैच के आखिरी ओवर तक, बल्कि सुपर ओवर तक सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन बल्लेबाज फिर ये हुआ कि आउट होते चले गए। और पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 17 रन ही महदूद रहे। फिर मैच एक बार फिर टाई हुआ और दूसरे सुपर ओवर में प्रोटियाज ने 3 और 23 रन स्कोर किए। तो अफगान बल्लेबाज कहते हैं ना, उनकी जो है ना बात इतनी नहीं यहाँ पर बन सकी, और इस तरीके से मैच फिर साउथ अफ्रीका जीत गया। और जनाब, बड़े हिस्टोरिक मैच था। मूविंग फॉरवर्ड, अब वर्ल्ड कप में चल क्या रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 चल रहा है। कल का मैच बड़ा ही सनसनीखेज था, दिलचस्प था, बट ऑस्ट्रेलिया ने भी पहला मैच खेला और आसानी से जीत लिया। कोलंबो में आयरलैंड को 67 रन से शिकस्त हुई। कैंगरूज ने पहले खेलकर 183 रन का हदफ दिया। जवाब में आयरिश टीम 115 रन पर ढेर हो गई। तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दी। मुंबई में कैरेबियन टीम ने पहले बैटिंग की और 197 रन का टारगेट दिया। रतफोर्ज ने 76 रन की इनिंग खेली और 197 रन के ताकुब में इंग्लैंड 166 रन पर ढेर हो गई। तो ये बाकी सूरत हाल रही जी। तो इस पे बात कर लेते हैं। बड़े सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं और वर्ल्ड कप T20 में, और फिर हमारा भी मैच होना है 15 को। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं अब्दुल रऊफ। थैंक यू सो मच रऊफ हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइएगा, हम ज़रा PSL से शुरू करते हैं। जो ऑक्शन हुए, बड़ी बड़े प्लेयर्स की बोली लगी है, और ज़ाहिर है अब एक नई हम देख रहे हैं कि तरीक़ा कार अपनाया गया है। क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं जिस खिलाड़ी की जितनी ज़्यादा बोली लगी है वो खिलाड़ी उतना ही हाई परफॉर्मर है? क्या इस अचीव किया है, ज़रा सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। देखिए, बेसिकली तो जो सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो इन प्रोग्रेस है, वो तरक्की कर रही है, और ये पाकिस्तान का ब्रांड है। क्योंकि पाकिस्तान को इससे पहले जो PCB थी, उसको टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, जो उनको फंडिंग मिलती है $35 मिलियन की उन पे, और उनको अपना पूरा सिस्टम उसी पे चलाना पड़ता था। मगर अब ये एक बहुत ही खुशहाल चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि PSL ने भी उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। तो अगर जिस तरह इस दफ़ा टीमें बिकी हैं, ये सियालकोट की टीम आई है, हैदराबाद की आई है, रावलपिंडी की टीम आई है, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और PSL मैनेजमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ $70 मिलियन तक एक्सीड कर सकती है। तो हम एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी जो डिपेंडेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे वो कम से कम होती जाएगी, और हम इसके बगैर भी अपना जो सिस्टम है वो पूरी तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है कि ये जो प्लेयर्स की साइनिंग है, तो ये भी बहुत अच्छा है। जो ये एक अमल है ऑक्शन वाला, और इसमें एक जो ब्रैकेट दी हुई है वो बहुत ही शानदार है कि आपको एक लिमिट है 35 करोड़, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। अगर आपने कोई महंगा प्लेयर भी खरीदना है तो आपने ये चीज़ आपके अंडर होनी चाहिए माइंड में कि आपने जो बाकी पैसे बचे हैं उसमें आपने बाकी जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको भी किस तरीके से रिटेन करना है या उनको खरीदना है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL मैनेजमेंट के लिए, और पाकिस्तान की ओवरऑल जो क्रिकेट कल्चर है उसके लिए। रऊफ भाई, अगर आप कराची किंग्स की बात कर लेते हैं, कल जब हम ऑक्शन देख रहे थे तो कराची किंग्स ने बड़ी स्मार्टली बोली लगाई। अच्छा, जो हमारे अपना खिलाड़ी हैं नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट बिड में गए 8 करोड़ में, हमने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और बहुत बड़ा नाम डेविड वार्नर हमने
10 लाख कम में उसकी बोली लगा के कराची किंग्स में उसको शामिल कर लिया। तो फिर अब वो डेविड वार्नर हैं, मोइन अली हैं, एडम जंपा हैं, अच्छा आज़म खान है, हमारे कप्तान सलमान अली आगा हैं, ये सब लोग कराची किंग्स में शामिल हैं। इनकी शमूलियत को किस तरह से देखते हैं कराची किंग्स में? देखिए, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें कराची किंग्स की, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो साइनिंग्स थी इतनी अच्छी नहीं थी। बाज़ प्लेयर्स ऐसे थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसाइज करते रहे कि वो बाज़ प्लेयर ऐसे उन्होंने साइन किए थे कि जो कि ओवरेज थे, अपनी लिमिट एक्सीड कर चुके थे। अच्छा। और जो यंगस्टर थे पाकिस्तान अंडर-19 से जिनको पिक किया गया था, वो बेंच पर बैठे रहते थे। इसी वजह से उनका जो प्रोग्रेस थी वो डाउनफॉल का शिकार थी। मगर इस दफ़ा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो पिक एंड चूज़ किया, डेविड वार्नर को लिया जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, मोस्ट फाइनेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट के, वो है। हसन अली इसी टीम में शामिल है। खुशदिल शाह हमारे अपने जो कैप्टन है सलमान अली आगा, जो कि अब T20 में बहुत ही एक बेस्ट परफॉर्मर बन के सामने आए हैं, वो इस कराची की टीम में शामिल हुए। और सबसे जो पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो पिचेस होती हैं स्पिन डोमिनेट होती हैं और स्पिन बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और ओवर द ईयर्स अगर आप परफॉर्मेंस देखें कराची किंग्स की, तो उनके स्पिनर्स हैं जिसमें इमरान ताहिर था, तबरेज़ शमसी थे, वो इतना अच्छा कोई परफॉर्म कर नहीं सके थे। मगर इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 स्पिनर है और वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर एडम जंपा उनको साइन किया गया। और ये एडम जंपा ना सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास बॉलर्स हैं, बल्कि उन्होंने जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं टॉप क्लास, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ही जीता, उसके भी हाईएस्ट वो परफॉर्मर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक बेहतरीन साइनिंग है कराची किंग्स की, जो उन्होंने एडम जंपा को साइन की है। ज़बरदस्त। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है PSL जो है एक मज़ीद बड़ी ब्रांड भी बनने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से। ज़रा आ जाते हैं वर्ल्ड कप T20 की तरफ, वो बात करते हैं। आई थिंक मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसा मैच जिसमें 2 सुपर ओवर में जाके आखिरी बॉल पर मैच का फैसला हुआ। इंतहाई सनसनीखेज मैच रहा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। बिलाखिर साउथ अफ्रीका जीत गया। सो वैसे आपकी कोई ऐसी मेमोरी है इस तरह के सनसनीखेज मैच की? देखिए, T20 क्रिकेट वैसे तो सनसनीखेजी से भरी हुई होती है, मगर इस तरह की जिस तरह का कल मैच हुआ, ये एक मेरा एक नया तजर्बा था हम सब के लिए। और जिस तरीके से पहले एक मैच टाई हुआ, साउथ अफ्रीका ने 183 रन स्कोर की, उसके बाद जो पहला सुपर ओवर 17 रन वो टाई हो गया, फिर दूसरा सुपर ओवर हुआ और उसमें साउथ अफ्रीका। और मोस्टली देखा गया कि जब इस तरह का इवेंट होता है या इस तरह का क्लोज मैच होता है, तो साउथ अफ्रीका की टीम उसमें जीत नहीं सकती और काफी दफा उनको सेट बैक का सामना करना पड़ा। 99 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से हुए, 92 के वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल से बाहर हुए। मगर ये पहली दफा हुआ कि इतने क्लोज मैच में जाके साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। और उम्मीद तो यही है कि ये जो बुरा शगुन उनके साथ चल रहा था, ये पहले राउंड में उनसे खत्म हो गया और इस दफा प्रोटीज की टीम शायद कोई सेमीफाइनल या फाइनल का सफर तय कर सके। लेकिन तो रऊफ मुझे जरा बताइएगा, गलती आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान टीम क्या गलत कर रही थी जो मैच उनके हाथ से निकल गया? लेकिन मुझे लगता है बात सुपर ओवर तक चली जाए तो इट मीन्स कि दोनों टीमें ही बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करी थी, बट सुपर ओवर में क्या हुआ आखिर ऐसा? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक एक्सेप्शनल बैटिंग थी जो स्टब्स ने और मिलर ने की है। और अगर वो कोई भी बॉलर वहां पे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि ये जो 2 बैट्समैन है, स्टब और ये मिलर है, ये ऐसे बैट्समैन है कि अभी आपने पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज भी देखी है, तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टब्स ने बैटिंग की है वो इंतहाई शानदार रही है। तो वो एक फॉर्म में है, इन फॉर्म प्लेयर को रोकना आपके लिए बहुत बाज़ दफ़ा नामुमकिन हो जाता है। आपको याद होगा कि जो लास्ट 2019 का जो एक फाइनल था इंडिया उसका इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का, उसमें ब्रैथवेट ने 5 छक्के लगा दिए थे बेन स्टोक्स जैसे टॉप क्लास ऑलराउंडर को, और वेस्ट इंडीज को उन्होंने चैंपियन बनवा दिया था। तो ये जब प्लेयर फॉर्म में होते हैं तो उनको रोकना मेरा ख्याल है कि पॉसिबल हो जाता है। यही अफगानियों के साथ हुआ, जो बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग रही है। अच्छा राउफ भाई, बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग थी, स्टब्स और मिलर जिस तरह छक्के मार रहे थे वो देख के तो हम भी हैरान थे। वो कहीं पर हमें अंडर प्रेशर नज़र नहीं आए, ख़ास तौर पर हम जनूबी अफ्रीका की टीम की बात करें। अच्छा, अफ़गान टीम जो थी वो भी बिल्कुल नेक टू नेक चल रही थी। आपको लगता है कि वो दूसरे सुपर ओवर में या चले पहले सुपर ओवर के आगाज़ में वो छक्कों से ज़रा अंडर प्रेशर आ गए थे, कॉन्फिडेंस शेक करने लग गया था? क्योंकि हमें जनूबी अफ्रीका की जो टीम थी, हम देखे थे वो हंस खेल रहे हैं, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, उनको पता था कि मैच हमारे हाथ में आना है, पहले सुपर ओवर के आगाज़ में भी। अच्छा, पहले सुपर ओवर के एंड पे भी स्टब्स ने छक्का मारा और अगले सुपर ओवर के दूसरे के आगाज़ में भी आते ही छक्का मार दिया। तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान टीम में फास्ट बॉलर्स की कमी है, इस वजह से मार खा जाती है?
देखिए बेसिकली इशू यही है कि दो इश्यूज हैं। नंबर वन ये है कि जो जितनी भी यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, स्पेशली आप पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, इवन श्रीलंका को भी देख लें, क्योंकि ये स्पिन डोमिनेट पिचेस हैं तो उन्होंने ज्यादा स्पिनर्स को ही यहाँ पे ट्राई आउट किया और ये फास्ट बॉलर्स पे इतना गए हैं नहीं है। और दूसरा इनके थोड़े से जो बॉलर है वो इतना इनएक्सपीरियंस है। जो आपने प्रेशर की बात की है, प्रेशर इसीलिए ये बिल्ड करते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक मैच बहुत क्लोज था लास्ट टाइम, और उसमें नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के फजल फारूकी के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया था, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा था उनको कि वो जो प्रेशर था उसको सही तौर पे वो कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। तो कल भी एग्जैक्टली उनके साथ यही हुआ कि जब थोड़ा सा प्रेशर आया तो वो बिल्कुल उनकी हवा उड़ी हुई थी और वो उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। अभी क्योंकि अफगानिस्तान की टीम इन द बिगिनिंग है, अभी शुरू में है। साउथ अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या बाकी टीमें हैं, ये सीजनल मेच्योर टीमें हैं, बहुत अरसे से इनको टेस्ट स्टेटस मिला हुआ और लंबे अरसे से खेल रहे हैं। इनको पता है कि किस तरीके से प्रेशर में हैंडल करना और प्रेशर में अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है। तो ये आस्ता आस्ता अफगानी जो प्लेयर्स हैं, जैसे जैसे ये इन इवेंट्स में इनकी पार्टिसिपेशन होती जाएगी, ये भी सीखते जाएंगे कि किस तरीके से हमने जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रखना होता है। चलें जी, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं और ज़रा उनसे ओवरऑल तबसरा जानते हैं। शाहिद साहब, पहले ज़रा इसी मैच से आगाज़ कर लेते हैं, फिर बाकी जो 2 मैचेस हैं उन पर भी बात करेंगे। ओवरऑल आपकी क्या राय है, ऐसा सनसनीखेज जो कल साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के दरमियान हुआ, आपकी मेमोरी में है कभी आपको याद हो कि 2 सुपर ओवर हुए हैं और आखिरी गेंद पर फिर मैच का फैसला हुआ हो? नहीं, वर्ल्ड कप में तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल जनवरी में अफगानिस्तान की ही टीम थी भारत के खिलाफ बेंगलोर में, जो 2 सुपर ओवर के बाद मैच का फैसला हुआ। और पिछले साल जून में नीदरलैंड और नेपाल का एक मैच हुआ जिसमें 3 सुपर ओवर के बाद फैसला हुआ। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का मैच बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो 2 बड़ी तगड़ी टीमें थी, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, और मुझे लग रहा था दोनों टीमों में से कोई भी जीतना नहीं चाह रही। जिस तरह 20वें ओवर की पहली गेंद पे रबादा ने आउट करके वो नो बॉल हो गई, वहीं पे मैच खत्म हो जाता अगर नो बॉल नहीं होती। फिर उन्होंने रन आउट कर दिया, जबकि अफगानिस्तान के बैट्समैन अगर जरा सी होशियारी का मुजाहरा करते कि उन्होंने 1 रन बना लिया था, मैच सेव हो गया था, यानी टाई हो गया था, स्कोर बराबर हो गए थे, दूसरा रन लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन किस्मत ऐसी थी, इस मैच को सनसनीखेज बनना था, रन आउट हो गया, पहले सुपर ओवर में फैसला नहीं हुआ, आखिरी गेंद पे छक्का लगाया स्टब्स ने, तब जाके वो मैच दोबारा बराबर हुआ। और फिर दूसरे सुपर ओवर में जिस तरह गुरबाज बैटिंग कर रहे थे, 3 छक्के लगा दिए उन्होंने, ऐसा लगा चौथा छक्का भी लगा देंगे। लेकिन बड़ी अच्छी गेंद की ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप महाराज ने, और वो छक्का नहीं लगा सके। तो साउथ अफ्रीका डिजर्व तो नहीं करता था, लेकिन वो जीत गया, और अफगानिस्तान डिजर्व नहीं करता था हारना, उनके लिए बड़ा हार्ट ब्रेक है। अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, दूसरे रिजल्ट उनके हक में आए। दोनों मैच तो अपने जीत लेंगे, लेकिन बाकी एक रिजल्ट उनके हक में आए जो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की शिकस्त में हो। बिल्कुल शाहिद भाई, ज़रा आप दूसरे मैचेस की बात भी कर रहे थे जो वर्ल्ड कप में चल रहे हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच खेला और आसानी से जीत गया, आयरलैंड को 67 रन से शिकस्त हुई। इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसे एनालाइज करते हैं उस मैच को? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, और आयरिश टीम ने पहले मैच में बड़ा मायूस किया। श्रीलंका के मैच में उन्होंने कैचेस छोड़े, उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को बहुत उल जलूल अंदाज में इस्तेमाल किया। कल उनके जो एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है वो इंजर्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया को भी इंजरी का सामना है, मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए। मुझे नहीं लगता कि अब वो इस टूर्नामेंट में खेल पाएंगे। और स्टीव स्मिथ, उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया को इतनी मुश्किल नहीं हुई, आयरिश टीम इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो इसलिए मैच हार गई। तीसरा मैच वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का ज़बरदस्त मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ की टीम को लोग इतना काउंट नहीं करते, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी कैवेलियर है, बहुत फाइटर है। और जिस तरह उनका जब वो खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, चैंपियन वाला डांस जो डुवेन ब्रावो ने इंट्रोड्यूस कराया था, उनका जो कोच है वो 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है, डैरेन सैमी। 2012 में जीता, फिर 2016 में जीता। तो वो एक स्पिरिट लेके आते हैं डैरेन सैमी। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को भी वही स्पिरिट दी थी। तो ये तीनों मैच कल के बहुत अच्छे हुए। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड एकतरफा था। अच्छा शाहिद साहब, ज़रा अफगानिस्तान को थोड़ा ये बता दें, इनके चांसेस क्या हैं अभी भी आगे नेक्स्ट मरहले में जाने के, या अब टफ टाइम रहेगा इनके लिए? अफगानिस्तान के लिए? जी। अफगानिस्तान के लिए देखें, वो लोग एकदम से छठी सीढ़ी पे जंप कर जाते हैं, एक सीढ़ी करके चढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान
जिस ग्रुप में है उसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी हैं। जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच होगा तो एक टीम नेचुरली हारेगी। अगर वो टीम साउथ अफ्रीका होती है, हार जाती है वो, तो अब अफगानिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने हैं और साउथ अफ्रीका को किसी एक छोटी टीम से हारना है। उनके ग्रुप में यूएई भी है और उनके ग्रुप में एक टीम और है जो अगर अपसेट कर दे तो फिर अफगानिस्तान का रास्ता बनेगा। यानी वो वाली सिचुएशन है जो यूजुअली पाकिस्तान के साथ होती है, हम तो अपने जीते हैं लेकिन दूसरे भी हारे। ये वैसे हमारे पड़ोसियों के साथ हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। भाई आपसे बस लास्टली कमेंट ले लूंगा अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान अब दूसरे मरहले में पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं? क्योंकि उनके भी 2 मजीद मैचेस अभी रहते हैं, एक यूएई के साथ है और एक कनाडा के साथ है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल टीम नहीं है कि आप उसको कह सकते हैं कि एसोसिएट टीम्स को बहुत आसानी से शिकस्त दे देगी। तो ये जो बाकी टीमें हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आती हैं और इनको मेरा ख्याल है कि शिकस्त देना अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं है। मगर अगर अफगानिस्तान की टीम सेकंड राउंड में पहुंच जाती तो जिस तरह की उनकी कम्बिनेशन है, जिस तरह का उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है, जहाँ पे भी उनको थोड़ी सी बेहतर पिचेस मिलती हैं स्पिन बॉलिंग के लिए, तो वो वहाँ पे डोमिनेंस का मुजाहरा करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पास्ट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है, मगर इस दफ़ा इनका एक्सक्लूजन होना पड़ेगा इनको पहले राउंड से ही। तो ये मेरा ख्याल है कि इनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ और शादाशमी कोलंबो से हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़े ही ज़बरदस्त सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। लेट्स सी पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो क्या नतीजा निकलता है। और ये सारे मैचेस ए स्पोर्ट्स पे बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कल हमने इस इशू को हाईलाइट किया था, यानी कि नेट मीटरिंग से अब नेट बिलिंग की तरफ मामला चला गया है। सोलर पैनल्स की हम बात करें तो सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर जब ये रिएक्शन और ख़ास तौर पे जो पब्लिक का रिएक्शन सोशल मीडिया के थ्रू आया है, उस पर अवामी एहतजाज के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया है इसका और सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम का फिर उन्होंने हुक्म दे दिया है। उन्होंने पावर डिवीज़न को हिदायत की कि मौजूदा सोलर सार्फिन के मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और जामे लाहे अमल तैयार किया जाए ताकि माली बोझ दीगर सार्फिन पर मुंतकिल ना हो। थैंक गॉड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर डिवीज़न को कहा कि 4,66,000 सोलर सार्फिन का माली बोझ 3,76,00,000 ग्रिड सार्फिन पर ना डाला जाए और तवानाई के निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। अच्छा, ये तो हम कल जब नेट मीटरिंग की बात कर ही रहे थे ना, तो सोलर सार्फिन के ऊपर तो नेट बिलिंग का जो तमाम तर ये जो प्रोसेस है, ये जो आया एक नया स्ट्रक्चर है, वो बिजली बन के गिरा ना। अब ये जो करंट एग्जिस्टिंग है जो उन पे नहीं लागू होना था, उनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता तो फिर उन पर अप्लाई होता, लेकिन जो नए सोलर सार्फिन होंगे उन्के ऊपर ये नेट बिलिंग का सिलसिला लेकिन आप ये फिक्स चार्जेस वाली बात भी तो सुन लेना। भाई एक तरफ तो ये बात हुई, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, दूसरी तरफ जी नेपरा ने क्या किया, तमाम बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। अब वो जो होता था ना 200, 300 यूनिट और 400 यूनिट फिक्स चार्जेस का मामला अब होगा क्या कि अब महाना 100 यूनिट पर प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। महाना 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए फिक्स चार्जेस। महाना 200 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। महाना 300 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। महाना 301 से 400 नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपए होंगे। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। सोलर सार्फिन को तो वैसे ही बेचारे अभी कुछ वो जरा परेशानी के आलम में घूम रहे थे, तो अब ये फिक्स चार्ज वाला मामला भी आ गया। तो भाई अब लोग पहले ही बिजली के बिलों से परेशान रहते थे, यही वजह थी कि लोग सोलर की तरफ गए थे। अब देखना ये गर्मी भी आ रही है, क्या बिल जो अब आएंगे वो कितने आएंगे, पहले से कम आएंगे, क्या होंगे, ज़्यादा बढ़कर आएंगे, फिक्स चार्जेस से क्या नुकसान होगा। चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद हमें ज्वाइन के लिए। थोड़ा सा ज़रा हमारी और नाजरीन की मालूमात के लिए आसान अल्फाज में समझाइएगा, जो फिक्स चार्जेस के नफाज का मामला है, कम और जो मुतवस्सित आमदनी वाला तबका है, वो जो सार्फिन है, उस पर कितना इजाफी बोझ पड़ने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा आपके जो 2015 में एग्रीमेंट्स हुए थे उससे स्टार्ट करके आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि आपने जो एग्रीमेंट्स किए थे वो टेक और पे की बुनियाद पे किए थे कि आप
पावर प्लांट से बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, तब भी आपको जो है वो पैसे पे करने थे उन पावर प्लांट्स को, और वो पावर प्लांट्स डेट बेस्ड फाइनेंस से लगे थे, डॉलर्स के साथ इंडेक्स था। तो फिक्स चार्जेस हमारे सिस्टम में ज़्यादा हैं, वेरिएबल चार्जेस हमारे सिस्टम में कम है। अब चूँकि बिजली महंगी होती गई, बिजली महंगी होने की वजह से लोगों ने काफ़ी सारे अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढ लिए। उसमें से एक सॉल्यूशन सोलर था, एक सॉल्यूशन ये था कि आप मल्टीपल मीटर्स लगवा के अपने आप को प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की फहरिस्त में ले जाते थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि बिजली महंगी होने की वजह से ग्रिड की डिमांड नीचे आना शुरू होगी। तो जब ग्रिड की डिमांड नीचे आती है, चूँकि आपके चार्जेस फिक्स्ड हैं, तो वो पर यूनिट टर्म्स में बढ़ना शुरू हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं। तो अब हुकूमत ने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि लोगों से फ़िक्स चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए गए हैं। जिस तरह से पावर प्लांट्स को बिजली वो हम उनसे लें या ना लें, आपको पैसे देने हैं। अब कंज्यूमर्स के साथ ये हो रहा है कि वो बिजली कंज्यूम करें या ना करें, आपने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं ताकि गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को दे सके। तो मेरी राय में ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जा रही है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जा रहा। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रिड की फिक्स चार्जेस वसूल। अब जो सीज़न शुरू हो रहा है वो गर्मी का सीज़न है। अब तो बिजली की खपत सार्फिन भी बढ़ाई गई है, लोग एसी चलाएंगे, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, पंखे चलेंगे। तो ये कितना शॉर्ट टर्म है, और ज़ाहिर है माली बोझ तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पर ही पड़ना है। जी बिल्कुल, यही चीज़ हो रही है कि माली बोझ सारे का सारा कंज्यूमर्स पे डाला जा रहा है। अब तो कैपेसिटी चार्जेस का भी एज इट इज़ जो है वो पहले भी किया जाता था, लेकिन अब आपको फिक्स चार्जेस की मद में किया जा रहा है। बजाय इसके कि ये किया जाता कि आप जनरेशन कॉस्ट को, कैपेसिटी चार्जेस को कम करते, आप जो है वो सारे का सारा कंज्यूमर से वसूल कर रहे हैं। अगेन मैं दोबारा से कहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, आपको रीनेगोशिएट करना है। बिजली की बिल बचाने के लिए हमने शाम से ही, बल्कि 5 बजे से ही जी किसी ने फ्रिज बंद कर दिया, किसी ने लाइट्स ऑफ कर दिए, कम से कम बिजली इस्तेमाल करने का एक फार्मूला हर घर ने अपनाया हुआ था कि बिजली का बिल कम आए। लेकिन फिक्स चार्जेस की वजह से अब बिजली का बिल कम नहीं होना इन सारी हरबों से। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि अब आप बिजली कंज्यूम करें ना करें, आपको पैसे देने हैं। तो अगेन आपको जो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से जिसके थ्रू आप बिल बचा लेते थे, आप बचत कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट सोलर सार्फिन पे भी जा रहा होगा। बेशक वो अपनी सारी की सारी बिजली सोलर से प्रोड्यूस कर लें, लेकिन चूँकि उनका सैंक्शन लोड जो है वो काफ़ी सारा होता है, 5 kV से लेकर 10 kW तक, तो उनको काफ़ी सारे चार्जेस 10,000 से 15,000 तक भी पे करने पड़ सकेंगे। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ और मैं एक पंखा और एक फ्रिज इस्तेमाल करता हूँ और मैं 10 घंटे घर से बाहर रहता हूँ, तो मुझे भी फिक्स चार्जेस पड़ेंगे। और इसी तरह जो सोलर वाले लोग हैं जिन्होंने 5 kV का सोलर सिस्टम नस्ब किया हुआ है, 10-12 लाख इन्वेस्ट करके वो अपनी जनरेशन यूज़ करें, लेकिन उन पर भी फिक्स चार्जेस पड़ेंगे। और ये जो फिक्स चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, तो 100 यूनिट तो कौन यूज़ करेगा गर्मियों के अंदर? 100 यूनिट से तो जाहिर सी बात है तजावुज़ ही करेंगे। अब जो 600 यूनिट पर फिक्स चार्जेस है वो 75 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये कर दिए गए हैं, और जो 700 यूनिट पर फिक्स चार्जेस है वो 125 से बढ़ाकर 675 रुपये कर दिए गए हैं। देखें, ये आप तो 675 पर KW को देख रहे हैं ना। सैंक्शन लोड आपका 2 kV अगर हो रहा है तो आपको 675 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिक्स चार्जेस लेने होंगे। ये इतना सिंपल नहीं है। ये कैलकुलेशंस बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आपका सैंक्शन लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत फिक्स चार्जेस को जो है रिकवर करना चाह रही है। अगेन इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए था, अगर इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती, कि आप रीनिगोशिएट कीजिए उन पावर प्लांट्स के साथ जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिनका डिमांड कम हुआ है। ख़ास तौर पे आपके जो इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं, आपके RLNG के प्लांट्स हैं, उनको अर्ली रिटायर करके सिस्टम से निकालें, तब जाके आपका सिस्टम जो है वो प्रो कंज्यूमर हो सकेगा, आप उनको रिलीफ दे सकेंगे। लेकिन उस तरफ कोई प्लानिंग नहीं हो रही। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर जो नेपरा ने फैसला दिया है उसमें लिखा हुआ आता कि ये जो आपकी फ़िक्स चार्जेस हमसे ली जा रही हैं, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे और बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज़ लगाएंगे ग्रिड में, ग्रिड को मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, तब शायद समझ आती। लेकिन आप ये वाले पैसे वसूल करके सीधे सीधे IPPs को दे देंगे और यही विशियस साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो कभी भी आप एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल पावर सेक्टर की तरफ नहीं जा सकेंगे। जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई जो आप मिसाल दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, IPPs के हवाले से तो बीच में बड़ा शोर उठा था, बड़ा बताया गया था कि जिनसे मुआहदे ख़त्म हो जाने चाहिए। पता नहीं कितने कई सालों के, डेकेड्स के इनसे मुआहदे हुए हैं, और कुछ तो प्लांट ऐसे हैं जो बिजली भी प्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज मुआहदा हुआ है, तो उन्हें पे हमें ज़रूर लाजमी करना होता है बिकॉज वो रेंटल हैं।
تو مجھے یہ بتائیے وہاں پر کیوں نہیں کوئی ریفارمیشنز لائی جاتی, کوئی اصلاحات لائی جاتی, اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی, عوام پر ہی سارا بوجھ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, وی شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کا سٹاک کم ہوا ہے, لیکن جو اس میں فلو آتا ہے ہر سال وہ اسی طرح کا اسی طرح ہے. ان ایفیشینسیز آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی ویسی کی ویسی ہیں, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا. اسی طرح سے جو آئی پی پیز کے ساتھ رینیگوسیشنز ہوئے تھے, موسٹلی وہ آئی پی پیز تھے جنہوں نے اگلے 2 سالوں میں بند ہو جانا تھا خود سے. اس سے بڑا ایک مائنیوٹ سا انسگنیفیکنٹ سا چینج آیا, ₹1 پر یونٹ شاید چینج آیا ہوگا. لیکن وہ آئی پی پیز جن کے بلینز آف روپیز میں, اربوں روپے میں کیپیسٹی چارجز ہیں, ان کے ساتھ رینیگوسیشن نہیں کی گئی. اس کے اوپر آپ نے ریسنٹلی ہائیڈل آئی پی پیز جو ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو کہ پانی سے بجلی بناتے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے گریڈ کی ڈیمانڈ نیچے آ رہی ہے, پھر بھی ہم کیپیسٹی ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. ان ہائیڈل آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز 20 ارب روپے سے بڑھ کے ابھی کوئی 250 ارب کے ہو گئے ہیں, جو کہ ایک برڈن ہے کنزیومرز پہ. تو اب ہمیں تھوڑا سا کیپیسٹی ایکسپینشن پہ یا اپنی الیکٹریسٹی جنریشن کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی بجائے ہمیں گریڈ پہ فوکس کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے گریڈ کو ماڈرنائز کر کے بیٹری انرجی سٹوریج لگا کے ریلیف کیا جا سکے. نیٹ بلنگ والا معاملہ اٹھا ہے. اگر اضافی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے گھریلو صارف اور وہ ₹10 میں نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے, اور جب اس کو وہ واپس چاہیے تو اس کو 40, 45 سے ₹50 میں چاہیے, جو کہ آبویسلی گھریلو صارف کیسے افورڈ کر پائے گا. یہ بجلی جو اضافی جنریٹ کر رہے ہیں سولرز, یہ انڈسٹری کو دے دی جائے. صنعتی افراد چیخیں مار رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور وہ افورڈ بھی کر پائیں گے ₹35 میں یا ₹40 میں یا ₹20 میں. ان کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, یہی مسئلہ ہے کہ حکومت اس کو ایک پرابلم کے طور پہ دیکھ رہی ہے. اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے نیٹ میٹرنگ کو. آپ اس والی بجلی کو جو دن میں پروڈیوس ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں گریڈ پہ انویسٹ کر کے بیٹری سسٹم لگاتے کہ آپ دن میں اس کو سٹور کر لیں اور رات میں آپ کنزیومرز کو دے دیں. اس سے آپ کا وہ جو ڈک کرو بڑا ورسن ہوتا جا رہا ہے, وہ ڈک سے ڈریگن کرو ہو گیا پاکستان میں, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور آگے جا کے ایک ریگولیشن آ رہا ہے جس کو آپ EU کی طرف سے, جس کو آپ CBAM کہتے ہیں, کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی فاسل فیول بیسڈ الیکٹریسٹی ہے اور اس سے انڈسٹری پروڈیوس کر کے یورپین یونین کو ایکسپورٹ کری ہے, تو آپ کو ٹیکس کیا جائے گا. تو اگر یہ نیٹ میٹرنگ کی بجلی آپ بیٹری میں سٹور کر کے انڈسٹریل کنزیومرز کو دیں تو وہ گرین الیکٹریسٹی بھی ہوگی, افورڈیبلٹی کا مسئلہ بھی سالو ہو سکے گا, ریلائبلٹی بھی گریڈ میں آ رہی ہوگی. لیکن اگین ہم شارٹ ٹرم میئرز کی طرف پہلے جاتے ہیں. ہمیں انٹیگریٹڈ لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پلاننگ پروسیس میں. تو جب بھی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کنزیومرز کا نقصان ہوتا ہے, اور لانگ ٹرم میں آپ کی طرح وہی ہوگا کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا کرائسس سالو کیا, ابھی افورڈیبلٹی کا کرائسس آ گیا, اب آپ افورڈیبلٹی کا کرائسس سالو کر رہے ہیں, کچھ عرصے بعد سسٹینیبلٹی کا کرائسس آ جائے گا. تو جب تک اس طرح کی فسٹ فائٹنگ موڈ میں پلاننگ ہوتی رہے گی, نیپرا کے 2 ممبرز کے ساتھ 2 ممبر ویکیٹ ہیں, آپ کنسلٹیٹیو پروسیس نہیں کر رہے, تو جب تک اس طرح کی نان کنسلٹیٹیو پلاننگ ہوگی, نان انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوگی, ڈس انٹیگریٹڈ, تو اسی طرح کے فیصلے سامنے آئیں گے. اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. دیکھیں جی, نیٹ میٹرنگ کی پالیسی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. جو ایکسٹرا بجلی بچ رہی تھی وہ انڈسٹریز کو دے دینی چاہیے تھی. وہ گرین ریولوشن جو تھی وہ کنٹینیوٹی میں بھی سلسلہ رہتا اور صارفین پر بوجھ بھی نہیں پڑتا. مجھے سمجھ نہیں آتا, ایک طرف وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں نیٹ بلنگ پر, دوسری طرف فکس چارجز ہو جاتے ہیں, اس پر بھی نوٹس لے لیں. جناب ہمارے پاس وقت تو ایک بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور بات کر لیتے ہیں جناب ذرا سندھ میں جو سیاست ہو رہی ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے ترقیاتی کاموں کا, اور جب اس کی بات آتی ہے تو فنڈز کے اوپر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بار بار جو صوبائی حکومت ہے وہ وفاق سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے جی ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیے جائیں. تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ 18واں سال ہے, اور اب تو میئر کراچی جو کہ ہیں بھی پیپلز پارٹی سے, اور ظاہر ہے ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جب ماضی میں جتنے بھی میئرز آئے وہ ہمیشہ دوسری پارٹی سے تھے, MKM سے تھے, جیسے کہ وسیم اختر صاحب تھے, اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب تھے. تو یہ لوگ ہمیشہ اختیارات کا رونا روتے تھے, خاص طور پہ جو وسیم اختر صاحب کا جو ٹائم تھا اس ٹائم میں ہم دیکھتے تھے. لیکن اب میئر مرتضیٰ وہاب نے بھی ترقیاتی کاموں کے لیے وفاق سے فنڈنگ کی ریکویسٹ کر دی ہے. کہتے ہیں اب وفاق ہمارا ہاتھ تھامے,
वज़ीर आज़म सपोर्ट करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा देखिए, ये चीज़ एक थोड़ी सी अप्रिशिएटेबल है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हम सब इस शहर को अगर ऑन कर लेंगे और मिल के इसकी तरक्की के लिए काम कर लेंगे तो फिर ही कोई डेवलपमेंट हम देख सकेंगे इस शहर के अंदर। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुतालबा ये किया है कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए स्पेशल पैकेज दे, पीपल्स पार्टी शहर की खिदमत करेगी। अच्छा, अब ये खिदमत करने वाला पॉइंट जो है ना वो अब आपने डिसाइड करना है, और जियाले वो काम नहीं करेंगे जो माजी में होता रहा। दूसरे लोग तो खाली ज़मीन देखते ही शादी हॉल बना लेते थे और अपनी तस्वीरें आवेज़ां कर दी जाती थी। तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा आपको सुनवाते हैं। बाकी वज़रा के आइए हाथ थामिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कोई स्पेशल पैकेज दीजिए कराची शहर के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सपोर्ट करें चीज़ें बआसानी होंगी। लोगों की तकलीफ का हमें अदराक है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को मामलात को हल करने की ज़रूरत है। 46 अरब रुपए हम इस शहर में खर्च करेंगे। 5.5 अरब रुपए की लागत से कराची शहर में 25 नई सड़कें, लोगों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। हम जियाले कराची शहर की खिदमत करेंगे, दूसरों की तरह नहीं कि जहाँ खाली ज़मीन नज़र आई तो शादी हॉल बन गया, खाली ज़मीन नज़र आई तो अपनी तस्वीर लगा दी साइड पोज वाली। चलें, तो आखिरी मसले हैं क्या क्या। सूबाई हुकूमत के पास तरक्याती फ़ंड्स नहीं हैं, वफाक की मदद करेगा तो यहाँ काम होंगे क्या? बाकी सूबों में भी यही सिस्टम है? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक मेयर कराची और MKM से ताल्लुक़ है वसीम अख्तर साहब। थैंक यू सो मच वसीम साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा, मेयर कराची ने वफाक से फ़ंड्स का मुतालबा कर दिया और एक बार नहीं मुतादिद मरतबा ये रिक्वेस्ट की जा रही है, कहते हैं जी हाथ थाम ले हमारा। आप क्या समझते हैं, जो शहरी हुकूमत है क्या उसका ख़जाना खाली है और वफाक से ही फंडिंग की ज़रूरत है तो ही ये काम मुकम्मल होंगे? मैं समझता हूँ कि अगर वफाक से फ़ंड का मुतालबा कर भी दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बुरी बात नहीं है। मैं जब मेयर था मैंने भी वफाक से फ़ंड्स लिए थे, मगर उसकी वजूहात थी क्योंकि मेरे ज़माने में ना सिंध गवर्नमेंट फ़ंड्स देती थी ना KMC में फ़ंड्स होते थे। तनख्वाहों में भी 8 करोड़ का शॉर्टफॉल होता था हर महीने। तो मेरी तो मजबूरी थी कि मैं वफाक से फ़ंड्स मांग रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मगर ये बात मेरे समझ में आती नहीं कि अब सिंध गवर्नमेंट का मेयर, पीपल्स पार्टी का मेयर जिसके पास सारे महकमे हैं, सारे फ़ंड्स हैं, वो क्यों वफाक से मुतालबा कर रहा है फ़ंड्स का। पहले अपने फ़ंड्स जो कलेक्ट करते हो आप, कराची आपको 300 से ज़्यादा अरब देता है टैक्सेस की मद में, NFC अवार्ड के पैसे आते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो लगते हुए कहीं नज़र नहीं आए हमें। और फिर कराची का तो हिस्सा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा % कराची पूरे सिंध को टैक्स देता है। तो अगर कराची के लिए भी आप वफाक से मांग रहे हो तो मेरे समझ में आती नहीं ये बात, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट पे आप बहुत फ़ख्र करते हो कि 18वीं अमेंडमेंट हो गई है और हम बिल्कुल ऑटोनोमस सूबा बन गया है, ये सारे इख्तियारात हमारे पास हैं अब। तो जब इख्तियारात हैं तो फिर उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाए ना। एक तो 18वीं तरमीम आपके फ़ायदे में गई है, आप बेनिफिशरी हो उसके, फिर भी अगर वफाक से ही मांगना है तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ 18वीं तरमीम का? ये समझ से बाहर है। वसीम अख्तर साहब, जब आप मेयर थे तो पीपल्स पार्टी अरकान ये कहते थे कि जो फंड्स आपके पास मौजूद हैं पहले उससे तो काम करके दिखाएं। अब जब पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमतें भी हैं, सूबाई हुकूमतें भी हैं, तो उनको फंड्स मांगने पड़े, स्पेशल पैकेज मांगना पड़ा है वफाक से, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल समझ से बाहर है ये बात कि मैंने आपको जवाब दिया कि जब आपके पास सारे महकमे हैं, आप पीपल्स पार्टी के ही मेयर हो, सारे मिनिस्ट्रीज़ जो पर्टेन करती हैं कराची से, कचरा उठाना, पानी, वाटर बोर्ड, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़, गार्बेज का डिस्पोज़ल, सब आपके पास है महकमे। फिर वफाक से डिमांड करना और अपना पैसा नहीं लगाना, तो ये इनकॉम्पिटेंस है और कुछ भी नहीं, और विल नहीं है। अगर विल होती तो आपके पास इतना पैसा है तो कराची की शक्ल तब्दील हो सकती थी, मगर आपने लाड़काना की तब्दील नहीं की शक्ल, तो कराची तो बहुत दूर की बात है। और वसीम अख्तर साहब ये भी बताइएगा कि वफाक ने MKM की जो अरकानी कौमी असम्बली है उनको और कराची के लिए और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए का पैकेज दिया, लेकिन मेयर कराची ने वफाक से लिए हुए इन्हीं पैसों से तरक्याती कामों पर पाबंदी भी लगा दी। अब वो खुद
وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کتنا تضاد ہے، یا آپ اس پر کیا کامنٹ کیجیے گا؟ اب اس بات پہ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ وفاق سے فنڈ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف جب ایم کیو ایم کے ایم این ایز کے فنڈز آئے ہوئے ہیں وہ آپ لگنے نہیں دے رہے، تو آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ کس قسم کے لوگ ہو؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ 18 سال سے بیٹھے ہو اس صوبے پہ، آپ کر کیا رہے ہو؟ مطلب کسی کو تو کچھ بتاؤ، کوئی ایک ماڈل یو سی تو بنا کے دکھا دو۔ آپ کمپٹنٹ نہیں ہو، آپ سے مینیج نہیں ہوتا ہے یہ صوبہ، کراچی خاص طور پہ آپ مینیج ہی نہیں کر سکتے، آپ فیل ہوئے ہو 18 سالوں میں۔ اچھا، اور وسیم اختر صاحب، کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، یہ تو ہم نے کراچی میں بہت سی سڑکوں پہ اور بہت سی وال چاکنگ بھی دیکھی، سوشل میڈیا پر آواز بھی سنی، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ آواز اٹھائی۔ فیصل باوڑا صاحب اس دن ایئر نیوز کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے خوشخبری آنے والی ہے، 3 مہینے کا ٹائم اگر مل جائے تو کراچی کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج مرتضیٰ وہاب صاحب کل اسپیشل پیکج مانگ رہے ہیں، تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ کوئی خوشخبری آنے والی ہے کراچی والوں کے لیے؟ دیکھیں، وفاق، میں نہیں سمجھتا کہ وفاق کے حوالے کرنے سے کوئی تقدیر بدلے گی۔ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ وفاق کے حوالے تو رہا ہے یہ شہر، 8 سے 13 تک تو وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور وہ وفاق میں بھی حکومت کر رہی تھی، سندھ میں بھی کر رہی تھی، اس نے کیا کر لیا؟ تو ایسا نہیں ہے، جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 140A کو ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کرائیں، ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ کہلائے اس کو آئینی تحفظ دلوائیں، این ایف سی جو پیسہ دیتا ہے وہ ڈائریکٹ کے ایم سی میں آئے، اور پھر میئر جو ہو وہ سارے محکمے اس کے انڈر میں ہوں، ایون کینٹونمنٹ اس کے انڈر میں ہو، ڈی ایچ اے اس کے انڈر میں ہو، پولیس اس کے انڈر میں ہو، تو آپ دیکھیں پھر کراچی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سلوشن، اور اگر اس پہ بھی نہیں آتے تو پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی ہیں، وہ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اگر اس پہ بھی نہیں بات بنتی تو صوبے بنا دیں، صوبے بھی آئین کے اندر موجود ہیں، صوبے بننے چاہیے، کیوں نہ بنے؟ وسیم صاحب، ایک چیز مجھے سمجھائیے گا، تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی اناؤنس ہوا، شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے نام پر دوبارہ سے سڑکیں کھود دی گئی ہیں، ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں انڈر پاسز بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو اسی حالت میں وہ جو سڑکیں کھودی جاتی ہیں، کہیں پہ گیس کی پائپ لائن ڈل رہی ہے، کہیں پہ کچھ اور، تو وہ دوبارہ سے ویسی حالت میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی روڈ کی مثال لے لیں، 3 سال ہو گئے مکمل نہیں ہوئی ہے، تو یہ پالیسی کیا ہے؟ پہلے ایک پروجیکٹ مکمل کر لیں پھر بڑے کسی پروجیکٹ کی طرف جائیں، تو یہ ایسا کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اس پہ بحث کرنا اب بیکار ہے۔ کراچی کے لوگوں کے سامنے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل سامنے ہے، سب جانتے ہیں، بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اب تو پورا پاکستان کرٹیسائز کرتا ہے، جو دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں وہ ہمیں بولتے ہیں آپ لوگ رہ کیسے رہے ہو، یہ حال کیا کیا ہوا ہے آپ نے اپنے شہر کا؟ تو ہمارے پاس تو جواب ہوتا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان سے یہ مینیج نہیں ہوتا۔ اگر تو 1 یا 2 سال ہوئے ہوتے ان کی حکومت کو تو میں مان لیتا ٹھیک ہے، ٹائم لگ رہا ہے، یہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ مینیج، مگر 18 سال کا پیریڈ آپ کے پاس تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ پیچھے گئے ہو اور تباہ کیا اس شہر کو۔ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، آپ کچرے کا حال دیکھ لیں، آپ سیوریج کا حال دیکھ لیں، آپ پانی کا حال دیکھ لیں، کوئی ایک شعبہ تو بتا دیں جہاں آپ نے بہتری لائے ہو۔ آپ تو آپ کمپٹنٹ نہیں ہو، آپ فیل ہوئے ہو، آپ سے مینیج نہیں ہوتا، خدا کا واسطہ ہے کراچی پہ رہنے۔ تو وسیم صاحب، ویسے سابق میئر کی حیثیت سے آپ کراچی کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں، بہت سارے ایشوز ہیں کراچی میں، تو ایشوز کا انبار ہے۔ اگر سیریس نوٹ پہ کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو میں پھر وہیں لاؤں گا کہ جو آرٹیکل 140A ہے آئین کے اندر، اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کرائیں، فنڈز ڈائریکٹلی کے ایم سی کو ملیں، بلدیاتی حکومت کو آئینی تحفظ ملے، صوبائی حکومت کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، کینٹونمنٹس، ڈی ایچ اے، پولیس سب میئر کے انڈر میں ہو، چاہے میئر کسی بھی جماعت کا ہو، تو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ جب تک یہ انٹرفیرنس رہے گی صوبہ سندھ کی، سندھ کی حکومت کی، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح، بہت شکریہ تھینک یو سو مچ۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں پر ہم لیں گے شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। जनाब, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज बांग्लादेश में होने जा रहे हैं आम इंतखाबात। आपको पता है कि बांग्लादेश में एक लंबे अरसे तक पहले शेख मुजीबुर रहमान, फिर शेख हसीना वाजिद की सिविल आमरीत रही, उसके बाद फिर 2024 में जेनजी रेवोल्यूशन हुआ, कोटा सिस्टम से ये बात शुरू हुई, फैलते फैलते पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट फैल गए। बांग्लादेश में इकोनॉमिक रिसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, मौरूसी सियासत के खिलाफ जेनजी और तलबा ख़ास तौर पर खड़े हुए, आवाज़ उठाई और फिर शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर मुल्क बदर होना पड़ा। उसके बाद जो हमने मनाजिर भी देखे, जिस तरीके से फिर वो इंडिया गई और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर पनाह हासिल करने की कोशिश की। तो जनाब, ये तमाम तो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इसकी बैक स्टोरी है। अब यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। ज़ाहिर थोड़ी देर के लिए हमने देखा कि वहाँ पर जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो रही, उन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद वहाँ पर यह ऐलान हुआ कि इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे। तो बांग्लादेश की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म, उनके भारत फ़रार होने के बाद समझें आप ये कि पहले इलेक्शन है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 80 लाख है जो कौमी असम्बली के 300 अरकान का बराह रास्त इंतखाब करेंगी। अब एक नशिस्त पर पोलिंग नहीं हो रही है, तो यूँ आज जिन नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है वो 299 हैं और इनमें से 50 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। दो बड़े सियासी हरीफों यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और साबित हुकूमत के ख़िलाफ़, जैसे कि साइम भी बता रहे थे, तहरीक का आगाज़ ढाका यूनिवर्सिटी से हुआ था और उस वक्त के नौजवान तबके ने जनाब कहते हैं ना पूरी उस हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। और ऐसे ऐसे हमने मनाजिर देखे थे किस किस तरीके से उन्होंने जाकर जो हुकूमती इमारतें थी वहाँ चले गए थे। अच्छा जी, इसलिए आज की वोटिंग में नौजवान वोटर्स जो हैं उनका वोट बहुत मैटर करता है। वोटर्स लिस्ट का 1/4 हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। और इस तरह इंतखाबात में 45,70,000 अफराद पहली बार वोट कास्ट करेंगे। आप देखें 45,70,000 अफराद, मतलब ये वो लोग हैं कि जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे। ऑब्वियसली नौजवानों की बड़ी तादाद है। 2034 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से 275 आज़ाद की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में पोस्टल बैलेट्स के ज़रिए 13.5 लाख वोट कास्ट किए जाएंगे। वोटिंग का टाइम 7:30 से 4:30 है। बांग्लादेश में अवामी लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर रखी है, इसलिए शेख हसीना वाजिद का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है क्योंकि अवामी लीग को ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया था और उनको मतलब रोक दिया था, हॉल्ट कर दिया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द आम इंतखाबात इन द रेफरेंडम। अच्छा, बांग्लादेश के जो इंतखाबात हैं उनमें पोलिंग से मुतालिक अपडेट्स भी हम जानेंगे और हमारे नुमाइंदे बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा एयरवाई न्यूज़ आपको बांग्लादेश की तमाम रेफरेंडम एक्टिविटी से अपडेट करता रहेगा। तो वहाँ से हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइएगा पोलिंग के लिए किस तरह का माहौल देख रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो पोलिंग का माहौल है। इस वक्त जो है वो पीसफुल अंदाज से बांग्लादेश भर में जो 64 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पोलिंग जारी है और सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उसकी वजह ये है कि कुल 42,600 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं बांग्लादेश भर में। इनमें से 58% को सेंसिटिव, हसास करार दिया गया है। इसी वजह से बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की डिप्लॉयमेंट की गई है। 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त इलेक्शन ड्यूटीज अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और इसमें पुलिस भी है, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो भी हैं और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी इलेक्शन ड्यूटीज सर अंजाम दे रही है। जैसे कि आपने बताया अपने इंट्रो में, एक हल्का आउट ऑफ 300 जो टोटल है उनमें से जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, 299 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं और एक जगह पे उम्मीदवार की वफात के बायस पोलिंग को मुलतवी कर दिया गया था और वहां पे बाद में बाई इलेक्शन होगा। ये शेरपुर 2 का इंतखाबी हल्का है। दो बड़े जो यहाँ पे सियासी हरीफ इस इलेक्शन में मदे मुकाबिल हैं और अगर इनका माजी देखा जाए तो माजी में ये हमेशा हलीफ रहे हैं और मुख्तलिफ अदवार में मिलकर हुकूमत भी इन्होंने कायम की है। लेकिन इस मरतबा जिस तरीके से जुलाई 2024 में इनकलाब आया बांग्लादेश में और ढाका यूनिवर्सिटी से उस इनकलाब का जो आगाज था वो तुलबा ने किया और उसके बाद तुलबा का जो एहतजाज था, जो मुजाहरे थे, उसकी वजह से जो एक तवील अरसे तक यहाँ पे शेख हसीना रजीम की हुकूमत कायम थी उसका खात्मा हुआ और 16 से 17 साल तक ये रजीम चली है। अच्छा, ये जो इलेक्शन है ये इसलिए भी खासे अहम है कि कल मैं ढाका यूनिवर्सिटी जब गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू भी किया, बहुतों से वैसे भी बात हुई तो उन तमाम का ये कहना था कि उन्हें पिछले कई सालों से या कई इलेक्शन से वोट डालने का
حق نہیں ملا, کیونکہ جو شیخ حسینہ یا عوامی لیگ کی جو رجیم تھی وہ کسی کو پولیٹیکل رائٹس نہیں دے رہی تھی. الیکشنز جو ہوئے اس دور میں 2-3, لیکن وہ براہ نام الیکشن تھے. کسی الیکشن میں تمام پارٹیز نے بائیکاٹ کیا, عوامی لیگ نے اکیلے ہی الیکشن اس طرح سمجھے کہ لڑا. پھر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی, ووٹ ڈالنے کی اس طرح سے اجازت نہیں دے رکھی تھی اس رجیم نے. تو اسٹوڈنٹس یا جو ینگ ووٹر ہے یا جو جین زی کے لوگ ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, وہ اپنا ووٹ کے ذریعے اس دفعہ جو ہے وہ تبدیلی چاہ رہے ہیں, چینج چاہ رہے ہیں, وہ اپنا جو حق جمہوری حق ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے, اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ووٹرز پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو احتجاج تھا, جو مظاہرے تھے, ان کی اگر بات کی جائے تو یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, شروع کیے گئے تھے. تو جب یہ احتجاج کامیاب ہوئے, شیخ حسینہ کی گورنمنٹ چلی گئی, تو اس کے بعد ان نوجوانوں نے, اسٹوڈنٹس نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام ہے نیشنل سٹیزن پارٹی. تو نیشنل سٹیزن پارٹی بھی اس دفعہ اس الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہے. 2 بڑے الائنس ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے. ایک سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق الرحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, ان کے ساتھ 11 دیگر جماعتوں کا ایک الائنس ہے. تو یہ ٹوٹل 12 پارٹی الائنس کا ورسز جماعت اسلامی الائنس مقابلہ ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی 10 دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں انکلوڈنگ وہ ینگسٹرز کی نیشنل سٹیزن پارٹی بھی ہے جنہوں نے احتجاجی مظاہروں کا آغاز کر کے شیخ حسینہ رجیم کی کو ختم کیا. بڑا اس میں اہم رول ہے نوجوان ووٹرز کا, اور ظاہر ہے وہ خود بھی اس کا حصہ بھی بن رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا, ظاہر ابھی تو بہت ارلی ہے ٹو جج دا ٹرن آؤٹ, لیکن اسٹل آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے؟ بہت ان یوزول ٹرن آؤٹ ہے, کیونکہ جس طریقے کا جوش ہے, جس طرح جتنے عرصے بعد یہ رائٹ ملا ہے نوجوانوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا, کیا جذبات آپ کو اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ ہے. یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا, وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش میں عام طور پہ یہ شیخ حسینہ واجد والے جو الیکشنز تھے, ان کو اگر آپ الگ کریں تو یہاں پہ 80% تک ٹرن آؤٹ جاتا ہے, جو کہ خاصا میرے لیے تو حیران کن تھا, کیونکہ عام طور پہ ووٹر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹوں کا اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا. 50 to 55% تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ 80% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے ماضی کے کچھ انتخابات میں. تو آج بھی اس الیکشن میں بھی ایک بڑا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا. اچھا, ایک میں آپ کو یہاں کا انتخابی کلچر بتاتا ہوں, خاصا ڈفرینٹ ہے. جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو امیدوار یا پولیٹیکل پارٹیز وہ گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں, ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک لے کر آتے ہیں گھروں سے یا جہاں سے بھی انہوں نے لانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ خود سے لوگ آ رہے ہیں, اور سائیکل رکشہ, کیونکہ بنگلہ دیش کی اور بالخصوص ڈھاکہ کی ایک روایتی سواری ہے, تو سائیکل رکشہ پر لوگ خود پہنچ رہے ہیں یہاں پہ اور ووٹ ڈال رہے ہیں. ہر عمر کے لوگ ہیں, ینگسٹرز کا نو ڈاؤٹ 12 کروڑ 77 لاکھ ٹوٹل ووٹرز میں سے 1/4 ینگ ووٹ ہے, جس کی ایج 18 سے 35 سال کے درمیان ہے, اور یہ تقریباً 4 کروڑ سے زائد بنتا ہے. تو وہ ینگسٹر تو ہیں ہی ہیں, بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, کیونکہ ایک لمبے عرصے تک 16-17 سال تک انہیں پولیٹیکل رائٹس نہیں ملے تھے, تو اب وہ تو ایکسائٹیڈ ہیں ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی عمر کے افراد ہیں, بالخصوص جو خواتین ہیں, وہ بھی بڑے نمبرز میں نکل کے. اچھا راجہ محسن اجاز, مجھے ایک بات بتائیے گا, جب ہم بات کریں جینزیز کے حوالے سے, اور جب پارٹیز کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پارٹیز کا مینڈیٹ بڑا اسٹرانگ ہے, خاص طور پر بی این پی اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے. اچھا, بی این پی میں مینڈیٹ اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور جماعت اسلامی کی بات یہ ہے کہ وہاں وہ بڑا عطاب کا شکار رہی. شیخ حسینہ واجد کے دور میں پھانسیاں اور بڑے ظلم مظالم ڈھائے گئے ان کے اوپر. بٹ یہ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے, جو کہ نوجوانوں کی ہے, جو کہ نوجوانوں نے اٹ سیلف کریٹ کی ہے, رجحان زیادہ کس پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, نیشنل سٹیزن پارٹی, بی این پی یا جماعت اسلامی؟ دیکھیں, جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے یہ اس وقت 25 کے قریب حلقوں میں الیکشن لڑ رہی ہے, اور یہ الائنس میں ہے اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ, جہاں پہ اور بھی ٹوٹل 11 پارٹیوں کا ایک الائنس ہے, اور اس الائنس کو جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے. اور یہ نیشنل سٹیزن پارٹی جو ینگسٹرز کی پارٹی ہے, یہ بھی اس طرف گئی ہے. اچھا, پوری الیکشن کیمپین کے دوران جو ینگسٹر یا جین زی جو بڑا ووٹ بینک ہے, یا جن کا ایک بڑا کردار رہا ریسنٹلی بنگلہ دیش میں حالات کو, پولیٹیکل حالات کو بہتر کرنے کے لیے یا سابقہ رجیم کو گھر بھیجنے کے لیے, تو وہ سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی لیڈ الائنس کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے جو آپ نے ابھی بات پوچھی, وہ
نیشنل سٹیزن پارٹی, کیونکہ وہ ان نوجوانوں کی جماعت ہے جنہوں نے یہ سارے احتجاج کو شروع کیا اور اس کے بعد پورے ملک میں وہ احتجاج پھیلا اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ گئی. تو نیشنل سٹیزن پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس میں ہے اور وہ بھی حکومت بنانے کے انہوں نے بھی دعوے کیے, اپنا منشور بھی دیا, اپنے منصوبے بھی دیے. جبکہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ سابقہ, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں خالدہ زیاد صاحبہ حکومت میں رہی ہیں اور ان کا بھی ایک بڑا اپنا ایک زبردست قسم کی ایک ہسٹری ہے پیچھے اقتدار کی, حکومت سازی کی. تو وہ ان کا بھی ایک بڑا زبردست الائنس ہے اس وقت. بالکل راجہ محسن, بڑے آپ نے تفصیلی اور بڑے اچھے سے ہمیں وہاں کے حالات اور واقعات بتائے کہ کیا صورتحال ہے, اور ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی اس وقت نوجوان ووٹر جو ہے وہ بڑا چارج ہے, اور وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کا رخ بھی کر رہا ہے. خود وہ جماعت اسلامی کے ساتھ 25 پولنگ اسٹیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں 25 حلقوں سے انتخاب بھی لڑ رہے ہیں. تو آپ سے اپڈیٹس اس حوالے سے جانتے رہیں گے راجہ محسن کہ کیا صورتحال ہے بنگلہ دیش الیکشن کی. بالکل جناب, یہاں پر ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحت اور سہولتوں سے متعلق رپورٹ پر سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس یاہیا آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. حسین احمد چودھری ہمیں سماعت کا احوال بتا رہے ہیں. حسین بتائیے گا. جی دیکھیں, بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. پہلے سردار لطیف کھوسہ پیش ہوئے, انہوں نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپنے دلائل دیے, جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا اس پر آرڈر کریں گے. جس کے بعد سلمان صفدر جو کہ فرینڈ آف کورٹ تھے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان امان, ان کو روسٹم پر طلب کیا. بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ فرینڈ آف کورٹ تھے, انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جو رپورٹ تھی وہ پڑھ کر سنائی, اور خاص کر جو آخری پیراگراف تھے وہ پڑھ کر سنائے. اور ان کا کہنا تھا کہ طبی معائنہ جو ہے وہ کروایا جائے کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں. تاہم سپریم کورٹ نے فیملی ممبر کی موجودگی میں طبی معائنے کی استدعا مسترد کر دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں حفاظتی اقدامات اور کھانے پینے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے رپورٹ میں سفارشات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ طبی معائنہ ضروری ہے, چونکہ جو پہلے معائنہ ہوا ہے اس سے ان کو فرق نہیں پڑا اور کسی فیملی ممبر کو جو ہے ساتھ رکھا جائے. تاہم یہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے. تاہم بانی پی ٹی آئی کو کچھ کتابیں جو ہے وہ بھی مہیا کی جائیں. سلمان صفدر نے یہ استدعا کی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اگر کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیں گے تو وہ فراہم کر دی جائیں گی. جہاں تک بچوں سے فون پر بات تھی, اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ 16 فروری سے پہلے بچوں سے بانی پی ٹی آئی کی فون پر بات کروائی جائے اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا دوبارہ چیک اپ جو ہے وہ 16 فروری سے پہلے کروایا جائے. ان تمام صورتحال پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے یقین دہانی کروائی. انہوں نے کہا کہ 16 فروری سے قبل بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات بھی ہو جائے گی اور جو جیل رولز ہے اس کے مطابق ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے اٹارنی جنرل نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ 16 فروری سے قبل بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ بھی کروایا جائے گا. اس حوالے سے یقین دہانی اٹارنی جنرل نے کروا دی ہے. تحریری حکم نامہ اب جاری ہوگا جو کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 فروری سے قبل 2 آرڈر کیے گئے ہیں. ایک بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ چیک اپ کروایا جائے اور دوسرا 16 فروری سے قبل فون پر جو ہے وہ بچوں سے بات کروائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے حسین احمد چودھری. اچھا جی, اس سے پہلے ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے. ذرا سارے کہتے ہیں نا اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا بنگلہ دیش میں آنے والی حکومت کا, کیونکہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ پرو بھارت رہیں, تو کیا اب جو نئی ہم سب بندیاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی اور بی این پی کے درمیان یہ الیکشن ہونا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی سابق سفیر جوہر سلیم صاحب, ان سے بات کریں گے. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا, اب شیخ حسینہ واجد کے اقتدار میں ہٹنے کے بعد اور جس طریقے سے انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا وہ اٹ سیلف اپنے آپ میں کہتے ہیں نا رزلٹ ہے, ایک ریفرینڈم ہے. بنگلہ دیش میں انتخابات ہو رہے ہیں, کتنی اہمیت ہے ان انتخابات کی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ پرو بھارت نواز تو نہیں ہوگی, بھارت نواز حکومت تو نہیں ہوگی. یہ کیا سینیریو بن رہا ہے؟ دونوں میں سے جو پارٹیاں ہیں ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں منشور ہے, اور بنگلہ دیش کے لیے یہ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت ہی اہم الیکشنز ہیں بنگلہ دیش میں, بلکہ میں کہوں گا کہ ان کی تاریخ کے پرہیپس سب سے کانسیکوینشل الیکشنز ہیں. کیونکہ دیکھیں صرف یہ الیکشنز نہیں ہیں, اس میں ایک ریفرینڈم بھی ہے, لوگ اس پہ بھی ووٹ کریں گے. اور ریفرینڈم اتنا اہم ہے کہ اس سے بنگلہ دیش کی آئیڈیولوجیکل جو ہے نا پورا ان کا نظریہ وہ بدل جائے گا. وہ ایک جو ہے نا جو سوشلسٹ اور سیکولر ریپبلک سے وہ ایک ڈیموکریٹک اور پلورلسٹک اور
जो है ना ह्यूमन राइट्स पे फोकस्ड रिपब्लिक होगा, और साथ ही उसका जो है ना उसकी पार्लियामेंट जो है वो एक हाउस की है 2 हाउसेस में चली जाएगी, बाई कैमरल हो जाएगी यूनिकैमरल से, प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी सी कम होंगी, एक बैलेंस क्रिएट होगा। फिर साथ ही साथ जो है ना खवातीन का तनासुब पार्लियामेंट में बढ़ेगा, फिर जुडिशरी जो सी है उसको मुस्तहकम किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स, एक ये जुलाई चार्टर के नाम से एक रेफरेंडम भी है जिस पे वोट करेंगे लोग इसमें। अच्छा, बाकी जहाँ तक पार्टीज की ताल्लुक है, ये जो पार्टीज की सियासत है, तो जाहिर है कि एक तरफ बीएनपी है, उन्होंने एक 9 जमाती इत्तेहाद बनाया हुआ है, लेकिन जाहिर है वो 90% वही हैं, बाकी छोटी पार्टीज हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी है जिन्होंने एक 11 पार्टी इत्तेहाद बनाया है, वो 80% वही हैं, बाकी छोटी पार्टीज हैं। उसमें एक पार्टी अहम है जमात इस्लामी की साइड पे, एनसीपी, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी है, और वो जो है ये जेनजी की वो पार्टी है, वो जेनजी जो कि ये रेवोल्यूशन लेके आए थे, जिन्होंने ये अपराइजिंग की थी, उन्होंने बनाई है। वो इस वक्त ओपिनियन पोल्स में तो सिर्फ कोई 4-5% पे हैं, लेकिन वो 4-5% अहम हो सकता है क्योंकि वो बैलेंसर है इस वक्त। तो दूसरी तरफ जो है देखें, जो इनकी पोलिंग का फर्क है, बीएनपी कोई 35% के करीब उनके ओपिनियन पोल्स में इस वक्त रेटिंग आ रही है, इनकी कोई 33.5 के करीब है, जमात इस्लामी की कई पोल्स में थोड़ी कम है, कोई 4% का फर्क है, लेकिन क्योंकि बाकी जो पार्टीज हैं उनको मिला के तो ऑलमोस्ट बैलेंस है इस वक्त। स्लाइट सा एज है बीएनपी को, लेकिन जमात इस्लामी क्योंकि बहुत ग्रास रूट्स पे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है, और देखें अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो अंदर इलेक्शंस हुए हैं स्टूडेंट यूनियंस वगैरह के, वो जमात इस्लामी की पार्टी ने जीते हैं, और उसमें बीएनपी हारी थी, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल इस वक्त ऐसे इलेक्शंस हैं कि कोई भी जीत सकता है, थोड़ा सा स्लाइट एज है बीएनपी की। जौहर साहब, हमने देखा बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया जब जेनजी रेवोल्यूशन आया और जेनजीज ने शेख हसीना का तख्ता उल्टा और फिर वो मुल्क बदर हो गई। इस वक्त बीएनपी एंड जमात इस्लामी आर इन द रिंग। जमात इस्लामी को 10 पार्टीज़ की हिमायत अलायंस हासिल तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि जेनजी से क्रिएटेड है वो उनके साथ अलायंस में है। तो जमात इस्लामी का पलड़ा हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में, किसी न किसी एस्पेक्ट में भारी देख रहे हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जमात इस्लामी और बीएनपी एक दूसरे के खिलाफ तो हैं, लेकिन भारत और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ भी एक ही सफ पर खड़े हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि अब भारत के लिए कोई किसी किस्म का रास्ता नहीं है, ना कोई जगह बनेगी बांग्लादेश के अंदर? जी बिल्कुल, ये दोनों पार्टीज जो हैं ये प्रो पाकिस्तान है, और जो है ना, और भारत की जो वहाँ पे जो कोशिश थी कि अपना एक सैटेलाइट स्टेट बना ले बांग्लादेश को, अपना गलबा वहाँ पे कायम कर ले, उसके खिलाफ हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि माजी में ये इकट्ठी भी काम करती रही हैं। जो लास्ट इलेक्शंस थे, जो ये सारे फ्रॉड इलेक्शंस हसीना ने कराए थे पिछले तो 3-4 उनसे पहले, ये दोनों पार्टीज इकट्ठी थी, इनका इत्तेहाद था आपस में बीएनपी का और जमात इस्लामी का। तो इनके जो है ना, इनके मंशूर आपस में जाहिर है कि उसमें थोड़े से मिलते थे। जमात इस्लामी ज़्यादा राइट पे है, ये बीएनपी राइट ऑफ द सेंटर है। जो अवामी लीग थी वो मुख्तलिफ थी और वो भारत नवाज पार्टी थी। इस बार उन्होंने एक सॉफ्ट सा बाइकआउट किया, लेकिन उनकी कोई अवामी पजीराई नहीं है। ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया ना अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने से। जी, वैसे भी उनका जो वोटर स्प्लिट हो गया है, उनके काफ़ी सारे वोटर्स बीएनपी के लिए वोट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके मुताबिक उनके 30% वोटर्स जो हैं वो इस वक्त जमात इस्लामी को फेवर कर रहे हैं। तो वो खासी एक बड़ी सी चेंज है बांग्लादेश के अंदर। तो ये सही है कि देखें बांग्लादेश के अंदर अब वो क्या चाहते हैं अवाम, वो 2-3-4 चीज़ें हैं इस इलेक्शंस में जो बड़े इश्यूज हैं। एक ये है कि इंडिया से जो है ना उनका जो गलबा था उससे एक मुस्तकिल छुटकारा पाना। दूसरा ये है कि जी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से भी वो निकलना चाहते हैं, 2 खानदानों की सियासत। तो इसीलिए एक साइड पे देखें वो उनकी इतनी पजीराई है जमात इस्लामी की। तीसरी चीज़ है करप्शन के खिलाफ हैं लोग, वो चाहते हैं कि वो उनके सिस्टम से उसका खात्मा हो। चौथी चीज़ ये है अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, वो एक इशू है। फिर जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी पहले से कम हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक इशू है। ये बड़े इश्यूज हैं इलेक्शंस में, और इसी पे जो पार्टी ज़्यादा जो है ना आवाम को इस पे कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रख सकेगी, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे होगा। लेट्स सी, क्योंकि अभी तो वहाँ पर पोलिंग हो रही है, क्या नतीजा टर्न आउट की हद तक आता है सामने, और फिर जाहिर है उसके बाद नतीजे आएंगे। थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब इस सारे इशू पर बात करने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एक टेस्ट केस है अगर आप देखें बांग्लादेश की इस वक्त जो इलेक्शन है जो वहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नौजवान तबका है वो बड़ा हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है सारे प्रोसेस को। ARY न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा कवरेज भी दिखाता रहेगा, हर अपडेट आपको पहुँचाता रहेगा। तो ARY न्यूज़ आज सारा दिन आप लोगों ने देखते रहना है। चलें जी, ज़रा हम वापस आ जाते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं सबसे बड़े शहर कराची की, क्योंकि यहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर पानी के बहरान ने
ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے اور بہت سارے علاقے ہیں وہاں سے پانی غائب ہو گیا ہے. شہری پریشان ہیں کیونکہ ان اناؤنسڈ یہ صورتحال ہے. اچھا جی، علاقے کون سے؟ گلشن اقبال ہے، صدر کا علاقہ ہے، ناظم آباد کا علاقہ ہے، فیڈرل بیریا سمیت مختلف علاقے ہیں جہاں پر پانی نہیں آ رہا. بتایا گیا ہے جناب کہ گلشن اقبال شانتی نگر کے قریب گزشتہ روز واٹر کارپوریشن کی 84 انچ قطر کی پائپ لائن لیک ہو گئی تھی اور اس کا مرمتی کام جاری ہے. اچھا، کہیں پر واٹر کارپوریشن کی پائپ متاثر ہو جاتی ہے، کہیں پر پھٹتی ہے، تو ہم یہ ناظم آباد کے، اب یہ نارتھ ناظم آباد کا ایل بلاک، ایچ بلاک، ان میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. کلندرے سے جو سڑک جا رہی ہے، اتنا پانی، صاف میٹھا پانی جو پیسے دے کے شہری کراچی کے خرید رہے ہیں وہ جناب ضائع ہوتا جا رہا ہے. اور اب اپڈیٹس کیا ہیں، گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے، اب نیوز کے نمائندے افضل پرویز سے ہم جانیں گے بھی کچھ ہی دیر میں، کیونکہ وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. لیکن دا پوائنٹ اس کے صاف اور میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے، جو کہ اس شہر میں ایک ایسٹ ہے، صاف پانی، کیونکہ لوگ پے کر کے ٹینکرز خرید رہے ہیں اور لائنز میں تو پانی آ ہی نہیں رہا. بڑا مسئلہ ہے پانی کا یہاں پہ. اچھا، اب یہ واٹر کارپوریشن نے یہ بھی کہا ہے کہ دھابے جی سے پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے، لیکن واقعتاً حقیقتاً گراؤنڈ پہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ نہیں. اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں جی پانی کی پائپ لائن پھٹ جاتی، کبھی جی ترقیاتی کاموں کے نام پر پھٹ جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایشوز کی وجہ سے اب جگہ جگہ آپ کراچی میں دیکھیں مختلف علاقوں میں تو سڑکیں کھود دی گئی ہیں، نئی پائپ لائنز ڈالی جا رہی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس چکر میں جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ وہ جو پانی کی پائپ لائن جب پھٹتی ہے تو وہ پھٹی ہی رہتی ہے، اس کو مرمت کرنے کا دور تک ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. افضل پرویز نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کی طرف چلتے ہیں. افضل بتائیے گا، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کراچی کارپوریشن والے کہ دھابے جی سے پائپ لائن پانی کی بحالی شروع کر دی گئی ہے، ایسے ہی ہے یا علاقے ابھی بھی متاثر ہیں؟ جی بالکل صدف صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ گزشتہ روز جب اے آر وائی باخبر سویرا کی جانب سے پانی کے بحران کے حوالے سے جو مضافات کا علاقہ تھا، جو انڈسٹریل زون تھا، وہ سب سے زیادہ متاثر تھا، تو باخبر سویرا نے اس خبر کو اجاگر کیا تھا. وہ مسائل اب سے کچھ دیر پہلے حل ہو چکے ہیں. سب سوائل کے، جہاں انڈسٹریل ایریا کے جو سب سوائل آپریٹر تھے انہوں نے ہڑتال کی تھی، وہ ہڑتال اب ختم ہو چکی ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ کو تمام چیزیں بتا رہا تھا. لیکن جو شہر میں پانی کے بحران کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ گزشتہ 7 روز سے جو شہر میں پانی کا بحران تھا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا. اور اس حوالے سے باخبر سویرا نے جو مسائل اجاگر کیے، اس کی جو ہے یقیناً طور پر فوری طور پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. اسی طرح جو دیکھا جائے تو شہر کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ بحران پیدا ہوا تھا، جس میں ضلع سینٹرل کے 3 علاقے تھے، فیٹل بی ایریا، اورنگی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو سائڈ ایریا اور پاک کالونی کے علاقے متاثر تھے. اس کے بعد جہاں میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ اسکیم 33 اور 34 کا علاقہ ہے. پھر اس کے بعد گلستان جوہر، گلشن اقبال، PCHS، PIB کالونی، پیر کالونی، لانڈی، کورنگی، ملیر کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو لائنز ایریا کے ساتھ ساتھ چینیسر گوڑ میں پانی کا بحران تھا. شہری پریشان نظر آتے تھے. سب سے بڑی مین وجہ تو ایک وہ تھی جو گزشتہ روز باخبر سویرا میں ہم نے بتایا تھا کہ لائن نمبر 5 جو کہ الیکٹرک کی بجلی کی بندش کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، اس کا کام بالکل آخر میں پہنچ چکا ہے اور پانی کی سپلائی کا سلسلہ دوسری متبادل لائنوں کے ذریعے کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو گلشن اقبال کے جو علاقہ ہے موسیٰ گوٹ، وہاں پر پانی کی 44 انچ کی لائن جو ہے 2 روز قبل پھٹ گئی تھی، لیکیج بھی تھی اور پھٹ بھی گئی تھی، جس کو واٹر کارپوریشن کی جانب سے فوری طور پر مرمت کی گئی اور 24 گھنٹے کے اندر مرمت کرنے کے بعد اس کو کل شام 4 بجے جو ہے مکمل کیا. افضل مجھے یہ بات بتائیں کہ واٹر بورڈ نے اب یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو دھابیجی سے پانی کی لائن آ رہی تھی، وہ دھابیجی سے پانی کی فراہمی جو تھی وہ اب بحال کر دی گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل، رات کی بحال کر دی گئی تھی اور سائن دیکھا جائے تو 18 گھنٹے ٹھیک ہے. صورتحال کو شہر میں پہنچنے میں تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں. اب شہر کے مختلف علاقوں سے جو پانی ہے وہ وفے سے وال کھولے جائیں گے اور مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی بحال ہو جائے گی. اس حوالے سے واٹر کارپوریشن حکام سے ہماری علاقوں میں اب آہستہ آہستہ والز کھولے جائیں گے. سٹیپ بائی سٹیپ پانی کی بحالی جو ہے وہ مکمل طور پر ہم دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں ہو جائے گی. بہت شکریہ افضل، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں. چلیں جی، یہاں پر لیں گے شارٹ بریک. اس شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जनाब। और तालीम के शोबे पर बात करते हैं और रिवायती तालीम का अब ये ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना है जी AI का और डिजिटल दौर का। तो इस डिजिटल दौर में हम देख रहे हैं कोई भी शोबा हो उसमें अब जो डिजिटल स्किल्स हैं उनका हासिल करना, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की बुनियादी तालीम आना आपको ज़रूरी है। रिसर्च कैसे की जाती है, AI पे प्रॉम्प्ट अब कैसे दी जाती है, बिकॉज जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आप देंगे उतना अच्छा वो आपको नतीजा या एनालिसिस है या रिसर्च करके वो आपको दे सकता है। तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। ग्लैड कि हुकूमत भी ना अब इस तरफ आ रही है, हुकूमत का रुझान IT की तरफ, AI की तरफ आ रहा है। कुछ अरसा पहले, कुछ 2-4 दिन पहले ही इस्लामाबाद में इंडस वीक जो तमाम कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडस वीक वैली की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान ये किया था कि 10 लाख नॉन IT प्रोफेशनल्स को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको नैनो टेक्नोलॉजी, उनको क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी। ये बड़ी आउटस्टैंडिंग बात है जस्ट बाय द वे। अच्छा, मेडिकल, फार्मेसी, कॉमर्स और सोशल साइंस के तालिब इल्म हो, सिर्फ रिवायती तालीम काफ़ी नहीं है। तो AI और जो डिजिटल स्किल्स हैं अब आपको वो हर शोबे में चाहिए। डॉक्टर्स को भी चाहिए, इंजीनियर्स को भी चाहिए, शेफ्स को भी चाहिए, और AI सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में, इस पर बात कर लेते हैं। और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं एज वी स्पीक नाउ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किताब डिजिटल पाकिस्तान के मुसन्निफ हैं और डिजिटल एक्सपर्ट इमरान बताड़ा साहब। थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इमरान साहब ज़रा बताइएगा, अभी हमारे यहाँ जो हम अपना करंट तालीमी जो एक मयार है वो देखें, वो बिलो स्टैंडर्ड है टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग। कन्वेंशनल तालीम की बात करें, डिजिटल स्किल्स का इसमें जुड़ जाना कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी अहम ज़रूरत है इस वक्त की? देखिए, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, और पहले तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विद द पॉजिटिव नोट कि अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 या टॉप 4 है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जो यूथ है, जो कि हमारा 65% है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स टू दी डिजिटल गिग इकनॉमी एज वेल, और बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हाँ, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें यही मिल रहा है कि इसके अंदर जो जैसे कोविड आया था हमारे पास, तो कोविड में सबसे बड़ा जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आए, बट साथ साथ जो हमें बेनिफिट ये मिला, या जो अब इकनॉमी जो है वो किस तरीके से चली गई है कि रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आपके पास आ गई हैं, तो जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। सो दिस इज़ समथिंग, मेरा ख्याल है कि इन द पॉजिटिव नोट पाकिस्तान इज़ डूइंग प्रीटी वेल एज वेल, एंड हमारा यूथ जो इस तरफ जा रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन तो पाकिस्तान में लेने वाले की तादाद ही अराउंड 10 to 12% है। ठीक है, वो बड़ा कम नंबर है। अभी आपने स्टार्ट के सेगमेंट में बताया जैसे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। दे हैव इनिशियली स्टार्टेड कि वो हम 50,000 लोगों को ट्रेन करेंगे इन द हाई टेक ट्रेनिंग साइड एज वेल, बट अब उन्होंने वो नंबर्स बढ़ाने की बात की है, और अपकमिंग बजट में हम कुछ देख रहे हैं कि ये फ्री स्किल्स प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ऑल्सो AI को निसाब में, सिलेबस में ऐड करने की बात भी हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हर शोबे के लिए कितना ज़रूरी है AI या डिजिटल स्किल्स? पहले हम सोचते थे कि खाली इंजीनियर सीख लें या IT प्रोफेशनल सीख लें, नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हर शोबा जो है वो डिजिटल स्किल के साथ इक्विप्ड हो। देखिए, अगर आपने बिल्कुल सही बात की, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इनबिल्ट नहीं करेंगे अपने करिकुलम के साथ, तो ग्रोथ तो धूप की बात है, आप सर्वाइव और सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ ICAP एज वेल। सो मैं आपको बताऊं वहाँ पे कि वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल स्किल्स को पार्ट बना दिया है। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। द अदर डे आई गॉट अ चांस टू टॉक विद AKU एज वेल। तो वहाँ पे जब बात हो रही थी, तो अब MBA BS के अंदर हमने इतना ज़्यादा जो है करिकुलम के अंदर IT को डाल दिया है, AI को इनबिल्ट कर दिया है, और दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखें, जिस तरीके से मेरा ख्याल है, जिस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन ली थी, और अब आज जो जेन Z एजुकेशन ले रही है, और कल को जनरेशन अल्फ़ा हमारे सामने नज़र आ रही है, ये डायनेमिक्स कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। जॉब मार्केट के डायनेमिक्स कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। तो सर्टेनली वी हैव टू, एज अ नेशन वी नीड टू बेसिकली वर्क इन दैट एज वेल। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान को 70, 78, 79 ईयर्स हो गए, तो हमने इस 78 ईयर्स में काफ़ी बोट को मिस किया है, और एक जो बोट मुझे नज़र आ रही है वो AI की बोट है। अगर हमने इसको कैच कर लिया तो बिलीव मी, ये वो एरिया है, इस डिजिटल स्पेस में इतना रूम है कि हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज तक लेकर जा सकते हैं। इमरान सर, एक चीज़ बताइएगा, आपने अभी कहा कि जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड AI एंड अदर थिंग्स डिजिटली कनेक्टेड। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अब हम तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसी डिजिटल स्किल्स, IT स्किल्स या कंप्यूटर से जुड़ी स्किल्स, वो कौन सी हैं जो अब इंतहाई नागुज़ीर हो गई हैं आपके लिए मार्केट में जॉब सर्च करने के लिए? देखें, मैं डिजिटल स्किल्स के बारे में भी बता देता हूँ, और आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि अभी रमज़ान इज़ अबाउट टू कम,
ٹھیک ہے. اور اگر آپ بتائیں دیکھیں تو ہم سب کی اسپینڈنگ جو ہے نا سب سے زیادہ اس رمضان میں ہوتی ہیں. تو چھوٹے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں, اگر وہ صرف اور صرف انسٹاگرام کے اوپر اپنے پیجز بنا کر اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو سرٹنلی دے کین ڈو گڈ پیسو انکم جنریٹ اپنی کر سکتے ہیں. کچھ اسکل سیٹس میں بات کر لیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ کون سے اسکل سیٹس ہیں جو کافی ڈیمانڈنگ ہے جس کے اوپر ہم جایا جا سکتا ہے. میں ورلڈ اکنامک فورم کو کوٹ کر دیتا ہوں. ورلڈ اکنامک فورم نے ہائی لائٹ کی ہے ٹاپ 10 اسکل سیٹس, اس میں 3-4 ایسے اسکل سیٹس ہیں جو کہ اسٹریٹ اوے آپ کو بینیفٹ مل جائے گا. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ ہے وہیں پہ میں چلے گیا ہوں اور سپلائی بھی زیادہ ہے تو مجھے کمپیٹ کرنا مشکل ہوگا. وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. اس میں ایک آ جاتا ہے انفارمیشن سیکیورٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے کہ جو بھی ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, آپ جو بھی اپلیکیشن یوز کر رہے ہو, نئی اپلیکیشنز ایوری ڈے آ رہی ہے, اے آئی ایپس آ رہی ہے, سو دیٹ ہیز ٹو بی سیکیور ایز ویل, رائٹ. تو انفارمیشن سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایریا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لوکلی بھی اس کی جابس اتنی ہیں بٹ لوگ اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اویئرنیس بھی نہیں ہے. اور دوسرا ایریا اگر آپ مجھ سے کہیں تو وہ ہے ڈیٹا کا. ٹھیک ہے, ڈیٹا کی اتنی ویلیو ہے جو کہ ہم سنتے ہیں نا ڈیٹا سائنٹسٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, ہم بگ ڈیٹا کی ہم بات کرتے ہیں. ہر شعبے میں آگے. ایبسلیوٹلی. اب آپ جیسے کہ آپ لوگ بھی ریسرچ کر آتے تو آپ پراپرلی ڈیٹا کے اوپر بیسڈ کر کے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور فائنلی آ کے اپنا شو کر رہے ہیں, رائٹ. تو انہیں ہر انوائرمنٹ میں اگر آپ کو نظر آئے گا یار یہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی بہت ویلیو ہے اور یہ وہ ایرینا ہے جس پہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور جس کی سپلائی کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم اے آئی ٹی یا ڈیجیٹل اسکلس کے ساتھ ایوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ نے ذکر کیا جینزیز کا. جینزیز اینڈ جین الفا کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا تنقید اگر ہم کہیں یہ بھی ہے کہ وہ تو آلریڈی اپنے فونز میں, موبائلز میں, ٹیبلٹس میں گھسے ہوئے ہیں. دوسری ایک یہ تنقید بھی ہے کہ ان کا جرنل نالج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ملینیلس کا ہے. اچھا, اس میں سلور لائننگ کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم بات کریں کہ ان کے سلیبس میں بھی ایڈ کر دی جائے اے آئی, ان کو ڈیجیٹلی ایکوپ کر دیا جائے, ان کو آئی ٹی کی طرف راغب کیا جائے؟ دیکھیں یہ ہمیں جو ہے نا نارملی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بتا دیتا ہوں, ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. ہم پروگرامنگ جو سکھاتے ہیں نا وہ ہم نارملی انڈر گریجویٹ میں اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یورپ کے اندر کلاس 4 میں پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے. اگریڈ. ٹھیک ہے, سو دیکھیں یہ ہمارے نصاب میں ہمیں چینجز کرنے کی ضرورت ہے. سرٹنلی ہمیں چینجز کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ گراس روٹ لیول سے چیزیں آئیں گی. اور اکثر ایک بات کی جاتی ہے نا کہ ہم یہ بڑا ایک اسٹیٹمنٹ تھا مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے, ہم ایک بات کرتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کو کون پڑھا رہا ہے. دیٹس آلسو دی ویری مچ امپورٹنٹ پارٹ. آپ نے کوڈنگ کی بات کی, میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں نے اپنی یونیورسٹی کے 4th ایئر میں جا کے پائتھن سیکھا تھا. سی مطلب جیسے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو پرائمری میں بتا دیا جاتا ہے. دیکھیں وہاں پہ کلاس 4 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ کے اندر, یو کے کے اندر کلاس 4 کا بچہ جو ہارڈلی اس کی ایج 9 سے 10 سال ہوتی ہے وہ سمر ویکیشن میں اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک لیمنیٹ کا اسٹور بھی لگا رہا ہوگا اپنے مینشن کے سامنے, بٹ وہ اس کی پھر پتہ چلا فائنل رپورٹ سبمٹ ہوگی. یعنی وہ کلاس 4 سے یہ کام کر رہے ہیں. تو جسٹ امیجن جو ہم کام کافی لیٹ آ کے پرائمری تو ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی کالج لیول پہ تو انٹرنشپ کرنا بھی ان کی ایجوکیشن کا, ان کی کیریکولم کا حصہ ہوتا ہے تاکہ انہیں ایکسپیرینس ارن ہو جائے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, کیونکہ ہم پاکستان کے سیناریو میں بات کر رہے ہیں, یہاں پر تعلیمی معیار ابھی سوچیں 2.5 کروڑ سے بچہ تو اسکول ہی نہیں جا رہا ہے, تو ہم ڈیجیٹل کی طرف انہیں کیسے لے کر آئیں گے؟ جو ڈیجیٹل اسکلز جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لیے نیکسٹ 5 ایئرز میں کوئی بھی روزگار حاصل کرنا کیا بہت مشکل ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو اگر وہ کورس کر لیں تو وہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا مشکل ہو جائے گا, آپ نیکسٹ 5 ایئرس کی بات کروں, میں کہہ رہا ہوں ناممکن ہو جائے گا. ناممکن ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, جس طریقے سے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ون آف دا لیڈنگ ہاسپٹل ہیئر ان کراچی, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم, ان کی پتہ چلا میری بات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا آئی لاسٹ مائی جاب. میں نے وائی یو لاسٹ یور جاب؟ بولے آئی ایم لاسٹ مائی جاب بیکاز آف دی اے آئی. کیونکہ جو کام میں 2 مہینے میں پالیسی بنا کر دے رہا تھا, ایک انٹرن آیا, اس نے پتہ چلا وہ 2 گھنٹے میں بنا کر دے دیا. سو دا پوائنٹ از اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو اب آپ یہ کہنا کہ یہ میرے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو ہو سکتا ہے وہ 20 سال 25 سال میں سے 15 سال تو میری لائبلٹی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس اولڈ نارمس پہ تو اب کام ہی نہیں ہوتا. تو مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے ری لرن کرنا ہوگا, اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہوگا. اینڈ دیٹس بیسیکلی فار ایوری ون. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ یوتھ کے لیے, یہ اتنا ہی میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی. ادروائز ہمیں کوئی سننا نہیں چاہے گا, ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہے گا, اور میں آرگنائزیشن کے لیے فروٹفل نہیں رہوں گا. اچھا, بیسک آپ میسج ویسے کیا دینا چاہیں گے, بیکاز یو آر دی آتھر آف دا بک ڈیجیٹل پاکستان؟ میرا ایک میسج یہ ہوگا کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں.
ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا سا بیگ لے کے یا مجھے سیل فون لے کے دکھا دیں. اپنی نالج کے اوپر انویسٹ کریں. جب آپ اپنی نالج کے اوپر انویسٹ کریں گے تو پیسہ آپ کو خود فالو کرے گا. اگریڈ ویری ویل سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمران صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویل بی بیک ان ا فلیش. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل سکلز کی بات کر رہے تھے کہ اس کو انکارپوریٹ ہونا چاہیے روایتی تعلیم میں. بالکل, ہم اے آئی کو اپنے نصاب میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہو تو اس کا ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دے. جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دادو کی ویڈیو ہے. سندھ یونیورسٹی کیمپس کے فوکل پرسن مبینہ نشے کی حالت میں عجیب و غریب حرکات کرتے یونیورسٹی کیمپس میں پروفیسرز کے سامنے اور بچوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اور جو وہ انگریزی بول رہے ہیں اور ایک نہیں 2 جگہ پر یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. بہرحال پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر ذرا آپ کو اس کا لب لباب ساری صورتحال کا بتائیں گے. میرے چھوپا ون ہوئے 12 تاں جو اچھا سن کلاس میں ہو آر یو Who are you? Man, Ustad Ana. Who are you? Ustad Ana sir, man. Man, Ustad Ana. Man, Ustad Naya. You are teaching me. You are teaching me. You are teaching me. I have taught more than all of you. All of you. I have taught 26 years at University of Sindh. I have taught from primary tuition. So many students. تو بڑے افسوس کی بات ہے, یہ تعلیم کا ہم اسٹینڈرڈ کی ریز کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جی فوکل پرسن ہے دادو, سندھ یونیورسٹی کیمپس, دادو کا جو کیمپس ہے اس کے, اور مبینہ ان کی نشے کی حالت میں ویڈیو وائرل ہوئی, اس پر ریاکشن آیا. اب سنائے جی ان کو معطل کر دیا گیا. جی معطل کرنے کی اطلاعات آ رہی ہے. ہمارے نمائندے ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا ولی, ان کو کیا معطل کر دیا گیا, معاملہ کیا تھا یہ؟ جی یہ فوکل پرسن ہے سید اظہر علی شاہ سندھ یونیورسٹی کیمپس کے, اس کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے اور انیلا ناز عمرو کو اس کی جگہ پر فوکل پرسن مقرر کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب سے ان کی یہاں پہ فوکل پرسن تقرری ہوئی ہے, کئی مرتبہ اس کے کئی جو ویڈیوز ہیں جو اس طریقے سے ہیں کہ جو وائرل ہوئے ہیں, جس کو علاقے کے لوگوں نے طالبات نے ناپسندیدہ قرار دیا. جبکہ یہ 2 روز پہلے یہ واقعہ ہوا کہ یہ کالج میں طلباء اور اساتذہ کا یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج سید اظہر شاہ کے خلاف جاری تھا. اس دن بھی یہ ہوا کہ یہ احتجاج جاری تھا کہ فوکل پرسن وہاں پر پہنچ گیا اور وہ ان کو دھکے دیتے رہا, پروفیسروں کو طلباء کو کہتا رہا کہ میں ہوں, میں جو چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں, میں علم کا پیاس سے میں علم پیتا ہوں, میں چلم نہیں پیتا, میری مرضی جو میں کروں, میں فوکل پرسن ہوں, آپ مجھے کیا کر سکتے ہو. جس پر یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اس پر جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے نوٹس لیا اور وائس چانسلر ہیں سندھ یونیورسٹی, انہوں نے نوٹس لے کر سید اظہر شاہ کو پہلے معطل کیا. اس کے بعد جو ہے کمیٹی بنا کر وہ انکوائری کے لیے بھیجی. کمیٹی نے وہاں پہ طلباء, طالبات اور اساتذہ سے تحقیقات کر کے اس کے بعد اپنی رپورٹ دی, جس پر اس کو وہاں سے ہٹا کر اور انیلا ناز عمرو کو فوکل پرسن سندھ یونیورسٹی کیمپس دادو مقرر کیا گیا. اس سے پہلے بھی بس میں طلباء کے ساتھ یہ سید اظہر شاہ کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر. وہ وہاں پر بھی طلبات کے سامنے ناچتے, جھومتے, گاتے رہے, جس کو بھی ناپسند کیا گیا یہاں کے علاقوں کے لوگوں کے شہریوں نے اور جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں انہوں نے. بالکل, تھینک یو سو مچ ولی محمد, ہمارے نمائندے بتا رہے تھے. اور جی یہ طلباء اور اساتذہ کا احتجاج تھا جو رنگ لے آیا, اور اس طریقے سے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کا نوٹس بھی لیا گیا. اور میں کیا کہوں, اس تعلیمی نظام پہ ان کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوا مجھے. اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کے فوکل پرسن ہیں اور آپ ان براڈ ڈے لائٹ نشے کی حالت میں دھت ڈرنک تماشے لگا رہے ہیں. وہاں پر بچیاں بھی موجود ہیں, بچے بھی ہیں, طلباء و طالبات ہیں, آپ پروفیسرز ہیں, اور آپ وہاں پر عجیب و غریب چلم ہے نہیں ہے, میں چلم پیتا ہوں, لیکن کیا نشے کی حالت میں انگریزی ایسے ہی بولتے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیسی کیا تھا, اور یہ مطلب افسوسناک مناظر تھے. اور یہ تعلیمی نظام کے اوپر ایک قدغن ایک سوالیہ نشان ہے. اور کچھ ہی افراد ہوتے ہیں جو پورے ادارے کا
नाम बदनाम करते हैं वो इस तरह के अफराद होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, चलें जी अटक की बात कर लेते हैं। वहाँ पर जी रंगारंग फ्लावर शो जो है वो जारी है और ऐसी बाहर आई है कि देखने वाले बड़े मुतासिर हैं। लाला मोहम्मद सिद्दीक बता रहे हैं मज़ीद। अटक में फ्लावर शो ने हर तरफ रंग और खुशबू बखेर दी। अटक जिमखाना क्लब में सजा फैमिली गाला, जहाँ रंग बिरंगे खुशबू भरे फूल सबकी तवज्जो का मरकज बने। फ्लावर शो में 40 से ज्यादा इकसाम के फूल नुमाइश के लिए रखे गए। अटक की सकाफत, इलाकाई फन और खाने भी तवज्जो का मरकज बने रहे। माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है अगर हम इस तरह की चीज़ एक्सप्लोर करते रहें। फूड स्टॉल से लेकर जो हमारी सकाफत है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं। नए फ्लावर्स की टाइप देखी, हमने बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा हमने मेहंदी लगवाई, हमने खाया पिया किया, ट्रेडिशनल बहुत कुछ था इधर हमें देखने को मिला। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा फैमिली गाला के खुसूसी मेहमान बने। विजुअल्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसको अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो ये इसकी अक्कासी करती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ मिल के आवाम के लिए बेहतरीन जो है तफरीह के मौके देना चाहती है। मुख्तलिफ तालीमी अदारों की जानिब से लगाए गए सकाफती स्टॉल्स मेले की रौनकें मजीद बढ़ाते रहे। हेक्टिक लाइफ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूटीज होती है, स्टडी है, तो बाहर आने का मौका नहीं मिलता। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा है। अटक जिमखाना में फैमिली गाला और फ्लावर शो आइंदा 4 रोज तक अपनी रंगीनियां बखेरता रहेगा। लाला मोहम्मद सिद्दीक, ARY न्यूज़, अटक। बड़े खूबसूरत चलें जी, आज हमने बहुत टॉक मोर कर ली है, अब हम जाएंगे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। यू बी टॉक वेरी मोर। हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।